हो सकते हैं लाइव। जी, वी आर लाइव नाउ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मन्नान। आई एम योर होस्ट टुडे। अभी हम हमारा 3 बजे सेशन प्लान था, लेकिन हम ज़रा लेट हैं कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के ना सिर्फ एक नामवर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बल्कि एकेडमिक्स में भी इन्होंने बहुत नाम और बहुत इज़्ज़त कमाई है। डॉक्टर एहसान जावेद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के। साथ में सीईओ हैं एहसान्स रिहैब के। अगर मैं इनके बारे में इनको एक लाइन में समराइज़ करना चाहूँ तो ही इज़ अ टीचर ऑफ टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मनान, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर फॉर योर टाइम। आपने आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। जी, कोई बात नहीं। हमारी आपको पता ही है कि जो हमारे मुल्क में कनेक्टिविटी थोड़ा सा जी अनप्रडिक्टेबल होती है, तो जी उसकी जी वजह से डिले हुआ। और जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको इंतज़ार करना पड़ा, मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि सर जो मैं टेक्निकल सर मैं इश्यूज़ आप थे। आपकी तरफ से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उन सब से। हाँ जी। तो इंशाल्लाह खैर हमारी पाकिस्तानी अवाम भी अब इससे थोड़ा हो गई है, गो थ्रू हो गई है। उनको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जैसे हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ऑनलाइन सिस्टम में। खैर सर, आपसे क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे एक बार ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो सेशन और ये जो प्रोग्राम शुरू करने का एक मेन पर्पस ये है कि हमारी कम्युनिटी में यंग फिजियोथेरेपिस्ट, स्टूडेंट्स और सीनियर्स के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन गैप है। और हमारी पूरी कम्युनिटी में जो एक कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं हमारे जूनियर्स या यंग फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, वो हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो सीनियर्स तक नहीं पहुंचती, या हमारा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। हमारे जो मसले मसाइल हैं वो सीनियर्स सुनते नहीं हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं करते। और जो भी हमारी एसोसिएशन है वो भी अक्सर मामलात पे हमें खामोश नज़र आती है। तो इसका प्योरली ये मकसद है कि हम आपस की जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म कर सकें, और जो भी मसले मसाइल हैं कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकें, और आगे सब लोग मिल के अपनी कम्युनिटी को भी आगे लेके चलें, और सब लोगों को भी जो हमारी फील्ड का हिस्सा बन रहे हैं उनको भी आगे लेके चलें। और सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट और ये है कि हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो हमारा प्लान है, बहुत से लोगों की फरमाइश थी डॉक्टर आमिर सईद साहब के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ्राइडे ही को 8 जनवरी है गालबन, उस दिन हमारा प्लान है। तो उस दिन हम इंशाल्लाह अपने पेज से लाइव होंगे डॉक्टर आमिर सईद साहब के साथ। और जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं डॉक्टर एहसान जावेद से, वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर आमिर सईद साहब से करना चाहते हैं तो वो भी हमें इसके बाद कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हैं। तो सर अभी हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़, आप जो पहला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ जब भी प्रोफेशन में कोई भी बात की जाती है स्किल्स डेवलपमेंट की या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो ये देखने में आया कि हमारे जो यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो सीनियर्स को कर रहे होते हैं। और जो हमारे सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो एसोसिएशन में लोग बैठे हुए हैं, वो सारा का सारा मलबा जो है वो स्टूडेंट्स पे फेंक कर तो फारिग हो जाते हैं। तो सर कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता जहाँ पर सब लोग मुत्तफिक हों और उन पॉइंट्स पर सब लोग आगे चल सकें? जी मनान, अभी बहुत से बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। और एक मत थोड़ा सा, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुझे जानते भी हैं, लेकिन जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो वो लोग जो नहीं जानते मुझे, मैं उनके लिए थोड़ा सा तारुफ करवा दूं अपना। मेरा जी नाम जो है, जिस तरह आप बता चुके हैं, एहसान जावेद है। बेसिक मेरी ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी मेयो हॉस्पिटल लाहौर से 1995 में हम लोगों ने ग्रेजुएट किया। और उसके इमीडिएट बाद जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी।
और तकरीबन तब से ही मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी। और आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1995 टू 2008 मैं स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में हॉस्पिटल लाहौर, और उसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एंड फाइनली फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहाँ पे मैं जो लेक्चर्स वगैरह वो डिलीवर करता रहा। और तकरीबन जो है मेरा 25 इयर्स प्लस का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा मैंने अर्ली शुरू कर दी थी ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, तो ऑलमोस्ट 28 इयर्स जो है वो मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए हो गई है। तो वो मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं कहता हूँ ये मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था, ये उसके बाद तो आप पैदा हुए हुए ना। प्रोफेशनल फील्ड में जब आए हैं वो तो बाद की बात है, बट अक्सर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस डेट के बाद पैदा हुए जब हम पेशेंट्स को देख रहे थे और इस फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी में टीचिंग कर रहे थे। 2011 के एंड में मैंने जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इस वक्त जो है मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। ऑब्वियसली प्रोसेस थोड़ा सा लेट है, बट कोशिश की है। मकसद ये है रिफ्लेक्ट करने का कि जो लर्निंग है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो लर्निंग में, सीखने में गुजरती है। और जब आपकी लर्निंग रुक जाए उसका मतलब है कि आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी रुक गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। मेरा कोशिश ये होगी कि हम थोड़ा सा जो टॉपिक है उसको भी साथ साथ लेके चलते जाएं, और जिस तरह से आप उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहते हैं, और आज के कॉन्टेक्स्ट में आप वो जो हॉट इश्यूज आप कह लें, या जो मैं उनको टू सम एक्सटेंड पॉलिटिकल इश्यूज भी कहता हूँ, कि वो थोड़ा सा आजकल बहुत से लोगों ने इन इश्यूज को यूज करते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन। तो यूं करते हैं कि थोड़ा सा हम लेके चलते हैं कि जो ओरिजिनल टॉपिक था हमारा, और फाइनली इन द एंड या हम कहीं दरमियान में उसको लिंक करते जाएंगे कि आज का जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, और उनको रेमेडाइज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बिकॉज हाउ टू बी अ सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट। सो मुझे डिफाइन करने दें कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कौन होगा। बहुत से लोग बहुत सी डेफिनेशन देते हैं कि मूवमेंट स्पेशलिस्ट हैं, कोई कहता है कि हमने जो पेन मैनेजमेंट है उसको कर लेके आना है, कोई कहता है कि हमने फंक्शन को इन्हांस करना है। तो मैं डिफरेंट जो स्टडीज करते रहते हैं तो उसमें एक कोड थी, बड़ी अच्छी कोड जो लगी। तो उसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट को उन्होंने डिफाइन किया हुआ था, हार्ट इन योर हैंड्स, साइंस इन योर मूवमेंट्स, एंड होप इन योर आईज। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट की एक बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन मुझे लगी कि आप अपने दिल से काम करते हैं। जब आप अपने पेशेंट को टच कर रहे हैं या पेशेंट को असेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें हमेशा अपनी पूरी एफर्ट के साथ उस पेशेंट को, चाहे वो असेसमेंट हो चाहे वो एग्जामिनेशन हो, उसकी तरफ लेके जाते हैं। और देखने में हमेशा वो सिंपल मूवमेंट्स लग रही होती हैं। एक बहुत से हमारे जो पब्लिक है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले एक कॉन्सेप्ट था कि ये मूवमेंट्स तो कोई भी करवा सकता है। जब फिजियोथेरेपिस्ट मूव कर रहा है किसी पेशेंट को, और उसी उन्हीं मूवमेंट्स को तो कोई भी बंदा, कोई भी मुलाजिम करा सकता है। बट मेरा हमेशा आंसर होता है कि जो मूवमेंट्स हम कर रहे हैं उसके पीछे एक नॉलेज है, एक साइंस है। किस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, कितनी मूवमेंट करनी है, कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ पे उसको स्ट्रेच करना है, कहाँ पे पेशेंट से कहना है कि वो कोशिश करे, कहाँ पे पेशेंट को कहना है कि वो अब थोड़ा सा पॉज ले ले। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट को फ्रॉम अ लेमैन। तो हमेशा जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेचिंग है, चाहे वो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो पेशेंट की असेसमेंट है, हमेशा एक साइंस उसके पीछे है, एक नॉलेज उसके पीछे है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक उम्मीद उसके पीछे है। जब हम आपकी एज में थे और थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी क्या है,
फिजियो, और उस वक्त हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर कोई इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं था फिजियोथेरेपी का। जो आज को आप बच्चे बात करते हैं कि जी सीनियर्स ने कुछ नहीं कहा किया, मैं आपको ग्रेजुअली बताऊंगा कि सीनियर्स ने क्या किया है जो आप आज आप इस टाइटल को एंजॉय कर रहे हैं। तो उस वक्त फिजियोथेरेपी को यही समझा जाता था कि ये वो चीज़ है जो घर का एक मुलाजिम भी करा सकता है। डॉक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट यही था। तो उस वक़्त मैंने एक वीडियो देखी जो एप्टा की थी। वो हमारे कुछ साथी आते थे, उस वक़्त इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी ऐसी नहीं थी, तो वो यूजुअली सीडीज़ लेके या वहाँ से वीडियो कैसेट्स लेके अमेरिका से वो लेके आते थे कि ये इन वीडियो कैसेट्स के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स की जो है वो वीडियोज़ होती थी। तो उसमें अमेरिकन फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन की 90s की एक वीडियो थी कि मैं उसको उर्दू में थोड़ा-सा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि जब कोई एक हाथ मूव नहीं कर सकता, जब एक आदमी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, जब एक आदमी व्हीलचेयर से उठ के खड़ा नहीं हो सकता, और तो उस उन सारी वक्त में एक प्रोफेशन, एक बंदा ऐसा है जो उनको उम्मीद दिलाता है, और उनको उम्मीद ये दिलाता है कि वो बेहतर हो सकते हैं, वो उठ सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, और वो जो प्रोफेशनल है उस ही इज कॉल्ड अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये 90s की एक वीडियो थी जो मुझे आज तक याद है कि हमारा जो मुकाम है एज अ प्रोफेशनल, वो इतना ऊंचा है कि हम लोगों को, और हम फिर उसी में एक और मुझे याद आ गई कि इसको लाइफ सेविंग प्रोफेशन भी कहते थे। लाइफ सेविंग नहीं, जनरेशन सेविंग प्रोफेशन कहते थे। अगर एक बच्चा है जिसको आपने चलना सिखा दिया है, अगर एक पैरालिसिस के बाद एक पेशेंट है जिसको आपने फंक्शनल कर दिया है, तो आपने तो उसको बचा लिया, उसकी अगली जनरेशन को बचा लिया जो उस डिसेबल के साथ रहते। तो आपका रोल जो है, एक तो समझने की बात है, अर्निंग्स बाद की बात है, बट फर्स्ट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जो आज को कॉम्प्लेक्स है, जो मुझे आप सवाल करेंगे जी डॉक्टर लिखना चाहिए, डॉक्टर नहीं लिखना चाहिए, अ, उसका जवाब भी इसके अंदर ही है कि अगर आप एक प्राउड प्रोफेशनल हैं तो आपको तो दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं वो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा सारी जिंदगी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा जो स्पेशलिस्ट जिनके साथ मैं काम करता था कि यार सर्जरी मैंने की है, पेशेंट अप्रिशिएट जो है वो आपको कर रहा है। वो क्यों था? वो प्रोफेशन था, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को समझते हैं। उसने तो सर्जरी कर दी, चलाना उस पेशेंट को किसने है? फिजियोथेरेपिस्ट ने है। अगर पेशेंट का हैंड स्टिफ है तो उसको मोबाइल किसने करना है? फिजियोथेरेपिस्ट ने करना है। तो हमेशा आपका रोल जो है वो ज्यादा रहा एज कंपेयर टू अ फिजिशियन और अ सर्जन। और मैंने थ्रू आउट जो है वो कार्डियक सर्जन्स के साथ भी काम किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के साथ भी काम किया, फिजिशियंस के साथ भी काम किया। तो वन ऑफ द फेमस कार्डियक सर्जन वो कहता था यार एफर्ट तो सारी मैं करता हूँ, रिपेयर सारी मैं करता हूँ, तो जो हीरो है वो आप लोग बन जाते हैं। और उसमें मैं नहीं हीरो, हर वो बंदा जो उस पेशेंट को जाके चला रहा है, पेशेंट को सर्जरी के बाद चेस्ट फिजियो करवा रहा है, उसको कफिंग करवा रहा है, ये सारा काम जो है वो एक ऐसा लीडर है जो उस पेशेंट को दोबारा से कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो जो हमें एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और जो एक सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, उसका सबसे पहला असूल ये है कि आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें। जब आप जैसे बच्चे ये बात करते हैं ना जी इस फील्ड में कुछ नहीं है, इस फील्ड में ग्रोथ पोटेंशियल कोई नहीं है, इस फील्ड में जो है वो वेस्टेज है, तो फिर मुझे हमेशा मैं कई दफा कोशिश करता हूँ कि इसको मैं उस वक्त काउंटर आर्ग्यूमेंट करूं, बट मैंने समझा कि ये बेहतर है कि हम उसकी बजाय इस प्लेटफॉर्म को यूज करें जहां पे आके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके उनको हम जो है वो एड्रेस भी कर सकें, और उनको जो है वो बच्चों को समझा भी सकें इसके अंदर। सो पहली चीज जो है वो आपको अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, आपको उस प्रोफेशन में जब आप आगे हैं तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। मुझे आज तक याद है
कि जो बिकॉज सीनियर्स जो हैं वो आपके टीचर्स ही हैं। अगर आप अपने फील्ड की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे उसके अंदर अच्छे हैं, बट जब भी आप मतलब हमने जो सीखा अपने उस्तादों से सीखा, कोई बिल्ट इन नॉलेज नहीं था, कोई वही नाजिल नहीं होती थी। हमारे उस्तादों में जो मशहूर नाम थे वो लतीफ़ चौधरी साहब थे, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब माशाल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं, लतीफ़ चौधरी साहब अभी भी काम कर रहे हैं, सालिया सलीम बुखारी अभी भी काम कर रही हैं। वो लोग हैं जो हमारे लिए हमेशा गाइडिंग प्रिंसिपल रहे, और अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने सीखी वो ये सीखी कि अपने टीचर्स जो हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें। और जब आप ये दोनों चीज़ें सीखते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ्स को समझें, और उस स्ट्रेंथ को समझने के बाद फिर आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देने का पर्पस यही था कि हमेशा अपनी फील्ड की रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जो होप है वो सबसे पहले आप में होनी चाहिए। अगर आप ही मायूस हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप अपने पेशेंट को किस तरह से होप दिला सकते हैं? तो ये तो अब तक का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था। अब आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं, वरना मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। सर आपकी सब बातें बहुत अच्छी हैं, और लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ होता है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने जिक्र किया था पॉलिटिकल इशू होते हैं हमेशा, या उसको बेहतरी होती है। ऑब्वियसली बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आकर ये बात भी करते हैं हमारे सीनियर्स ने कुछ नहीं किया। ये एक बेवकूफ़ाना सी बात लगती है, लेकिन बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो नए लोग इस फील्ड का हिस्सा बन रहे हैं, ऑब्वियसली उनका भी इस फील्ड पे कुछ ना कुछ हक तो ज़रूर है। इस बात से तो हम इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके मसले मसाइल नहीं सुने जाते तो फिर उनको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा तो लेना पड़ता है। और दूसरी बात, आप एप्रिसिएशन की जो बात है, तो ऑब्वियसली बीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट हमें सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब हमारा कोई भी पेशेंट जो है वो बैक टू लाइफ आता है, दोबारा से चलने फिरने के काबिल हो जाता है। या आम लोग जो कहते हैं कि जब मेडिसिन या सर्जरी काम नहीं कर रही होती, तो उस वक्त फिजियोथेरेपी जो है वो पेशेंट की उम्मीद बनती है। और अल्लाह के फजल से और एक वसीले के तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, उन्होंने जो चेंज लेकर आए हैं अभी हमारी मेडिकल साइंस में और हॉस्पिटल्स की दुनिया में, अभी हमारी जो कम्युनिटी है ऑब्वियसली उसमें अवेयरनेस भी है, और अवेयरनेस में एक बहुत बड़ा हाथ जो हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो 20-25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका ऑब्वियसली है। और उन्हीं की वजह से जो है नए लोग जो इस फील्ड का हिस्सा बने हैं। सर मैं ये समझता हूँ कि जब कोई मसाइल आ जाते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होती है बच्चों को, नए आने वाले लोगों को। आप जैसे लोगों का जब साया मौजूद हो तो उनको प्रॉपर गाइड करते रहना चाहिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू। मुझे आपने टीचर्स का जिक्र किया कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं सर जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, सीनियर्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। इवन जो हमारे फेलोज हैं, हमारे कोलीग्स हैं, उन सबकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसी कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र में शायद वो सीनियर हों, लेकिन उनके अफेयर्स भी हमारे सामने आते हैं। उनकी तरफ से एक दूसरे पे जब केसेस किए जाते हैं, बात अदालत तक जाती है, कोर्ट तक जाती है और सोशल मीडिया पे कीचड़ उछाला जाता है, तो वही एक इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स और जूनियर्स पे पड़ा होता है। तो उसको भी कहीं न कहीं आई थिंक क्लियर करने की ज़रूरत होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले पेज देख रहा था एसोसिएशन का, जिसपे पिछले 1 साल में सिर्फ एक पोस्ट जो है अपलोड की गई थी। यानी हमारा इतना कम्युनिकेशन गैप है कि जो बच्चों में मायूस इसी वजह से हो रहे हैं कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या आप अपनी फील्ड से मुतमईन हैं, सैटिस्फाई हैं? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि जब आप एक दफ़ा इस फील्ड में आ गए तो फील्ड बहुत अच्छी है, मसले मसाइल हल हो जाते हैं, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। और जब मैंने उस क्वेश्चन को पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, तो
एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जो लोग इस फील्ड में सेट हैं, जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनकी अर्निंग आ रही है, वो सब लोग सेटिस्फाई हैं और मोस्टली 80% लोग उससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, तो वो मेंटली स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं और ऑप्रेस भी हो रहे होते हैं। तो आई थिंक उन इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होती है और आप जैसे लोगों की गाइडेंस जो है, वो ऐसे टाइम पे हमें ज़रूरी होती है। तो सर आगे चले आई होप कि मनान, आप हमें गाइड जो करेंगे कि जब ऐसे हाँ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उनको कोप किस तरह करना चाहिए? सोसाइटी में मार्केट में नेम कैसे पैदा करना है और डेवलपमेंट, अपनी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है जिस पे आज हम फोकस करेंगे, अपने स्किल्स की डेवलपमेंट, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स में जो हमारी डेवलपमेंट है, उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए हमें? चले मनान, आपने अच्छी बातें की और इश्यूज आपने अच्छे जो है तरीके से प्रेजेंट भी किए हैं। एंड मेरी कोशिश होगी कि आज इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम मेरी अपनी जितनी अकल है उसके हिसाब से मैं उनके सॉल्यूशंस बताता चलूँ आपको कि इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो क्या हो सकते हैं। देखिए, आप पहली बात, आप दुनिया की कोई डिग्री ले लें, आप फिजियोथेरेपी को साइड पे कर दें। आप जनरली देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चल रहा है, वहाँ पे बीसीएस भी चल रहा है, कंप्यूटर साइंसेज भी चल रहा है, मल्टीपल डिग्रीज हैं। क्या कहीं पे ये कंपल्शन है किसी भी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर या किसी भी सरकारी या प्राइवेट इदारे पे कि हर वो बच्चा जो उस फील्ड में आएगा, वो मस्ट है कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसको जॉब सिक्योरिटी होगी, जॉब श्योरिटी होगी? ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। आप बात करते हैं इंग्लैंड की, बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं। इंग्लैंड में मेरे बहुत से दोस्त हैं, बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ भी रहे हैं और फाइनली उनकी जॉब्स भी हो गई हैं। वहाँ पे भी इवन आपको मास्टर्स करने के बाद थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है, और वहाँ का भी जो बैचलर है उसको उसके बाद चाहे वो फिजियोथेरेपी में है, उसको कोशिश करनी पड़ती है, मल्टीपल जगहों पे वो अप्लाई करता है, और उसके बाद जो है वो इवेंचुअली अगर आप कोशिश करते रहें तो कहीं ना कहीं पे आप जाके फिट इन हो जाते हैं। तो उसमें जॉब श्योरिटी किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। रिस्क, अब वही बात है ना कि रिस्क हमें किसने देना? रिस्क हमें तो अल्लाह ताला की जात ने देना। जब हम स्टूडेंट बन गए हैं एक फील्ड के अंदर, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि जितना रेलेवेंट नॉलेज है उसको हम गेन करें, और उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, मैं हमेशा कहता हूँ कि कितनी मिल जाएंगी नौकरी। जब आप बात करते हैं काउंसिल्स की बात करते हैं, आप मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, उसको देख लें कि वो साल की कितनी नौकरियां निकालती थी। आप फार्मेसी काउंसिल को देख लें कि वो साल की कितनी नौकरियां निकालती थी। अगर आप ये समझते हैं कि हर एक हमारे मसले का हल काउंसिल है, तो मेरे नज़दीक ये गलत है। वो इसलिए कि काउंसिल ये तो कर सकता है कि जी हर हॉस्पिटल में एक सीट होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट से फाइट भी कर सकती है, वहाँ रिकमेंडेशन भी दे सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे काउंसिल एक सरकारी इदारा ही होगा, और वो सरकार के दायराकार में रहते हुए ही चलेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक मिसकंसेप्शन दे दिया हमारी यूथ को कि हमारे हर मसले का हल काउंसिल है। काउंसिल ने आके आपको स्किल नहीं सिखाना, काउंसिल ने आपको आपकी कम्युनिकेशन नहीं इम्प्रूव करनी है, काउंसिल ने आपके आके प्रेजेंटेशन नहीं इम्प्रूव करनी है। वो हो सकता है कि ये रिकमेंड करवा दें कि हर एक हॉस्पिटल में 2 सीटें या 4 सीटें होंगी। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? 200 सीटें निकल आएंगी, 400 सीटें निकल आएंगी। ये भी मैं एक ऑप्टिमिस्ट होके बात कर रहा हूँ कि अगर काउंसिल होती तो इस तरह से शायद कोई 200, 400, 500 सीटों का इजाफा हो जाता, जो अभी करंट हमारे पास सिनेरियो है। इससे ज्यादा शायद काउंसिल का रोल ना होता, एक चीज। दूसरा, फिर हमारा एक कौमी जो है वो एक समझ लें नजरिया बन गया या एक एक्ट बन गया कि हम अपने लिए वकील हैं और दूसरे के लिए जज बन गए। और जितने लोग आज को फेसबुक के ऊपर ये कहते हैं कि जी फिजियोथेरेपी में इनटेक बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर देते हैं। बेटा, आप आज को फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हो तो आप कहते हो कि जी इनटेक बंद कर दें, बट क्या ये, मैं कहता हूँ बंद कर देते हैं, हम आज बंद कर देते हैं, तो क्या ये श्योरिटी है कि अगले 2 साल में भी आपको जॉब मिल जाएगी? तो आप लोग क्यों इंतजार करते हैं
कि कोई काउंसिल आएगी या कोई फरिश्ता आएगा आसमान से और वो आके आपको जॉब्स जो है वो लेके आएगा। जिस तरह वो ये क्रिसमस पे होता है कि वो आके तो वो गिफ्ट बांटना शुरू कर देता है, इस तरह से यहाँ पे नौकरियां बटेंगी। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, क्योंकि आपका फील्ड जो है अभी तक एक डेवलपमेंट के फेज में है, और फील्ड की डेवलपमेंट हमेशा पब्लिक सेक्टर में कम हुई है दुनिया में, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हुई है। प्राइवेट सेक्टर में आप लोग अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर करें, आप अपनी जितनी जितनी सर्विसेज बेहतर करेंगे, अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे, लोगों में अवेयरनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो आपका फील्ड जो है वो उसका एक वैल्यू भी बनती जाएगी, उसका एक नाम भी बनता जाएगा, और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी होती रहेगी, और उसमें आप लोग अपना रोल जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा साथ साथ जो कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आते जाते हैं, बेटा आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत यहाँ पे आपको नहीं रोकती है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। मेरा इसलिए नहीं कि मेरा कुछ रिसोर्सेज है, मैं सिर्फ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब फिजियोथेरेपिस्ट जो है, या मुझे प्रॉब्लम जब आती है जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, क्लिनिक खोलते हैं, वहाँ पे फ्री फिजियोथेरेपी कैंप लगाते हैं, और आप उनकी वीडियोस देखें तो उसके अंदर क्या है, या पिक्चर्स देखें, उन्होंने मेडिसिन रखी हुई है, वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है। जरूर लगाएं स्टेथोस्कोप, मुझे कोई एतराज नहीं उसको लगाने में, बट जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, हेल्थ केयर कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि एक फिजियोथेरेपी इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला हुआ है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके क्लिनिक चलाने से, उनको प्रॉब्लम होती है जब आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, जब आप पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाते हैं, उनको तब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें, हम लोग उसको रिजॉल्व करवाएंगे। और मैंने हेल्थ केयर कमीशन में अप्लाई किया खुद से अपने क्लिनिक के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास आपके लिए कोई रेगुलेटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, तो आप अपना काम जारी रखें। तो वो मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि भाई वो प्रैक्टिस नहीं करने देते, वो आपको नहीं रोकते हैं। ये हम लोगों ने खुद से एक ऐसा बनाया हुआ है कि प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है, ये जिस भी फॉरम पे कहते हैं मैं जाके उसको प्रूव कर सकता हूँ उसको। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे से बहुत से बच्चों ने पूछा कि जी हमने प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। क्या करना है, वहां पे सिर्फ फिजियोथेरेपी क्लिनिक का बोर्ड लगाएं। जब आप लगा देते ना बोर्ड वहां पे ऐसा कि डॉक्टर एहसान जावेद, और नीचे सिर्फ जो है वो एक रिफ्लेक्शन नहीं आती कि फिजियोथेरेपी। कुछ बच्चों ने बोर्ड लगाया, मेरे अपने स्टूडेंट से, मैंने उनसे कहा बेटा ये हटा, इसके नीचे ना बड़ा सा एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी लिख दो, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट हो जाएं कि जो सर्विसेज हैं यहाँ पे वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं। तो उसके बाद आज तक तो उनको 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आई है। तो ये अगेन एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हमारे बहुत से साथी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, और उसको जो है वो एफिशिएंटली कर रहे हैं, और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ना उसमें आपको हेल्थ केयर कमीशन वाले रोकते हैं, अगर आप अपनी सर डोमेन में रहते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने इस बारे में गाइड किया। मैं अब थोड़ा सा इस बारे में मजीद बात करना चाहता हूँ और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ उस चीज़ की। जहाँ तक बात है सेटअप्स वगैरह बंद करने की, उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो हमने भी फेस किया, हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या यंग ग्रेजुएट्स हैं, वो अपने नाम के साथ अमूमन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट लगा लेते हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लगा लेते हैं। इस बात पे भी हेल्थ केयर कमीशन को मसला होता है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ये हमारी डोमेन नहीं है, या इसको क्लियर करना चाहिए। ऑर्थोपेडिक रिहैब स्पेशलिस्ट उसको लिखा जा सकता है। और उसके अलावा अमूमन जो आपने बात की कि मेडिसिन रख के वो कैंप कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली एक मसला है, और हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी बात भी समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस मुख्तलिफ चीज़ों की हिजामा की प्रैक्टिस कर रही है,
कपिंग थेरेपी, साथ में ड्राई नीडलिंग और आईए के इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाते हैं। तो इन इश्यूज़ पर फिर हेल्थ केयर कमीशन जो है वो मसला करती है और आप अकाउंटेबल होते हैं। और सर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो भी बात की कि आपके पास वो कोई नोटिफिकेशन है जिसमें हेल्थ केयर कमीशन ने परमिशन दिया कि आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा और इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उनमें किन चीज़ों की इजाज़त है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सर्टिफिकेशन करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। जी ज़रूर। जो हमारी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन थी फिजियोथेरेपी की, कैन नॉट, जो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कर सकता है या जो नहीं कर सकता, जो डोमेन्स में आता है, कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन अदर देन द ट्रॉपिकल मेडिसिन। दैट मीन्स कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ वो दवाइयाँ जो लोकल एप्लीकेंट्स होते हैं, जिसमें जेल्स हो गए, जिसमें लोकल जो भी स्किन के ऊपर लगने वाली दवाइयां हैं, वो थेरेपिस्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है। कैन नॉट मेक इंसिजन्स अदर देन द दिस अकोपंक्चर नीडल्स। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अकोपंक्चर या जो भी ड्राई नीडलिंग है उसके अलावा इंसिजन्स नहीं कर सकता। ये एक जनरल स्टेटमेंट थी जो फिजियोथेरेपी की डोमेन्स ऑफ प्रैक्टिस जो हैं या प्रैक्टिस डोमेन्स में एप्टा ने ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ, बट उसके अंदर नीड बेस्ड, कंट्री बेस्ड जो है वो वेरिएशंस मौजूद है। इंग्लैंड में फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वो इंजेक्शन थेरेपी भी कर रहे हैं और वो इंजेक्शंस को यूज कर रहे हैं। आफ्टर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वो पेन प्रिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं, बिकॉज उनके लॉ ने उनको इजाजत दे दी, बट जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट। और उसका उनको बेनिफिट क्या हुआ, उसका फायदा क्या, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसमें इतना ज्यादा लोड आ जाता था फिजिशियन के ऊपर कि हर पेशेंट जो है वो पेन के साथ फिजिशियन के पास आएगा, फिजिशियन ने उसको फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजना है, स्पेशलिस्ट ने फिर समझना है तो उसको वापस फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना है। तो उसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि फिजियोथेरेपिस्ट को पेन मैनेजमेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम दे देते हैं, सो दैट जो डिले आता है पेशेंट की मैनेजमेंट में वो कम हो जाए। दूसरा उन्होंने ये किया कि फिजियोथेरेपिस्ट को अगर इमेजिंग चाहिए, उसके एक्सरे चाहिए, अगर उसकी MRI चाहिए, तो उसको उसकी भी एक्सेस दे दी कि वो फिजियोथेरेपिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर दे। उनका पर्पस ये था कि जो पेशेंट पहले 6 हफ्ते वेट करेगा स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए, फिर स्पेशलिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करेगा MRI, और फिर वो 4-6 हफ्ते वेट करेगा MRI के लिए, वो डे 1 पे ही या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए फिर उसको टाइम चाहिए, वो डायरेक्ट एक्सेस में चला जाए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो उसको पेन की मैनेजमेंट भी कर दे, साथ में अगर उसको इमेजिंग चाहिए वो दे दे, साथ में फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट चाहिए वो भी दे दे। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन यूके में अप्लाई किया, उसका पर्पस ये था कि उनके हेल्थ केयर सिस्टम से लोड ऑफ करने के लिए। दूसरा, कुछ एग्जांपल्स हैं वो यूएस की मिलती हैं, जहां पे उनके मिलिट्री फिजियोथेरेपिस्ट थे जो ऑन ग्राउंड थे, जो वॉर फील्ड में थे, उनको उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो पेन मेडिकेशंस, जहां पे वो इंजरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, साथ साथ वो उसकी पेन मैनेजमेंट और पेन मेडिकेशंस भी कर ले। तो वो बाय लॉ उनको इजाजत दी गई। हमारी कंट्री में आपको कोई ऐसा लॉ अभी तक नहीं है, रोकता भी नहीं है। ऑब्वियसली रोकता तो है पीएमडीसी और उसके जितने भी रेलेवेंट कवानीन है, बट लोग जनरली प्रैक्टिस करते हैं। मैंने जनरली आज तक कभी, और फिर यहाँ पे आपका अपना पर्सनल कंडक्ट आ जाता है, मुझे कभी जरूरत नहीं हुई कि मैं पेशेंट को एक लंबा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूं, बिकॉज मुझे एतमाद है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए हमेशा उसका फायदा होगा। कई दफा होता है कि आपको जरूरत होती है पेन मेडिकेशन की, आप पेशेंट से पूछ लेते हैं कि आपने इसके लिए कौन सी मेडिसिन ली है, और अगर आपको लगता है कि ये मेडिसिन वाकई ही काम करेगी, पेशेंट अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉर्मली वो पेशेंट होते हैं मेडिसिन पे, वो अपने फिजिशियन से, अपने किसी ऑर्थोपेडिशियन से मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि आप ये ठीक है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये मेडिसिन कंटिन्यू कर लें, और उसके बाद उसको ग्रेजुअली आप ख़त्म कर दें। तो जहाँ पे ज़रूरत हो उसको पेन मैनेजमेंट
पेशेंट उसको कंटिन्यू कर लेता है। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी अगर आप रेफर कर देंगे पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए ऑर्थोपेडिशियंस के पास या फिजिशियंस के पास, तो नॉर्मली अभी तक उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आई है, वो उसको फिर फिजियोथेरेपी से भी रोक देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र करेगा वो पेशेंट सफ़र करेगा, बिकॉज जो डॉक्टर है उसने कहना कि नहीं अभी आप रेस्ट करें, और उनको शायद आइडिया नहीं है कि एक्यूट पेन मैनेजमेंट फिजियोथेरेपी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, आप उनको कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करें, उसमें मैं कभी प्रेस्क्रिप्शन नहीं उसको लिख के देता, बिकॉज वो मेरी डोमेन से बेहतर है। बट जो सेफ मेडिसिन है उसमें आपने एहतियात क्या करनी है, पेशेंट को अगर हाइपरटेंसिव है, पेशेंट अगर स्टेरॉइड थेरेपी पे है, पेशेंट अगर उसको अल्सर्स की प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोई ड्रग रिएक्शंस हैं, तो इसीलिए आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ते हैं, सो दैट आप देख लेते हैं कि पेशेंट अगर सेफ जोन में है तो वो उन मेडिसिन को कंटिन्यू करे। ब्लाइंडली मेडिसिन नहीं दी जाती। जो उसको पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन अगर चाहता है वो भी सिर्फ एक्यूट फेज में, क्रॉनिक के पेशेंट्स के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ तक बात रही कि बाहर प्रिस्क्रिप्शन भी थेरेपिस्ट करते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किन सर्कमस्टांसिस में वो अलाउड है। हमें यहाँ पे अगर हम जो है वो रिलाई करें अपनी असेसमेंट पे और अपनी मैनेजमेंट पे, तो शायद हमें ज़रूरत ना पड़े पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की। चलिए आपका सर क्वेश्चन आई अगर है, थिंक सो वरना मैं कि इसी को इससे कंटिन्यू पहले करूँ। हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी शायद सीनियर ने इस तरह से पहले गाइड नहीं किया। हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता अमूमन, उस वजह से शायद गलत प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट बीच में कर रहे हैं अपनी डोमेन से हट के। सर एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा इसी बारे में ये है कि आपने कहा कि सर्टिफिकेशंस करने के बाद हमें कुछ चीज़ें अलाउ कर दी जाती हैं अपनी प्रैक्टिस में। सवाल ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी सोसाइटीज़ जो हैं जो स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है, वो आए रोज़ कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करवा रहे होते हैं, और आजकल पेंडेमिक में वो ऑनलाइन कोर्स करवा के ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट दे देते हैं, और ऑनलाइन ही हैंड्स ऑन करवा देते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवा देते हैं, और उसके वो फिर पैसे बटोरने का भी उन्होंने रखा हुआ जरिया। तो सर्टिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल है हेल्थ केयर कमीशन के लेवल पे, या प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए, या उसके लिए कोई क्राइटेरिया देखिए मनान, जो सर्टिफिकेशन की बात की, मेंशन है जो क्राइटेरिया पूरा करने हाँ, के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? सर्टिफिकेशन जो जितनी भी मैंने बात की, या मैंने इंग्लैंड की बात की, मैंने जो है वो यूएस की बात की, जहाँ पे सर्टिफिकेशंस के बाद अभी हमारे यहाँ पे तो पीएमडीसी ने और हेल्थ केयर कमीशन ने अलाउ ही नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी सर्टिफिकेशन ऐसी हो रही हैं जो आपको उसके बाद ये कहें कि वो इंजेक्शन थेरेपी करवा देंगे और आप इंजेक्शन लगाना शुरू हो जाएंगे, वो गलत है। आपको बहुत से सीनियर्स मिलेंगे जी मैं तो इंजेक्शन लगा देता हूँ। भैया लगा देते हो तो अपनी अपनी हिम्मत पे लगा देते हो, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे जिस दिन पेशेंट को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़गी, इसका मतलब मेरी फील्ड तो फेल होगी ना उसके अंदर। मुझे फिर उसको बंद करके फिर इंजेक्शन लगाना सीख लेना चाहिए। तो ये सिर्फ बात है अपनी सबसे पहले कॉन्फिडेंस की अपनी फील्ड के ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर, कि जब आप पेशेंट को हाथ लगाएं और वो बेहतर ना हो, या पेशेंट को जब आप असेस करें और पेन मैनेजमेंट में लेके जाएं तो वो बेहतर ना हो। अदरवाइज हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हम यहाँ पे जो ऑनलाइन या ऑन कैंपस या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स ले लें इंजेक्शन लगाने की और उसको हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और ना हमें ज़रूरत है, वो इसलिए कि हमने अपनी स्ट्रेंथ तो समझा नहीं और हम चल पड़े इंजेक्शन लगाने के लिए। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जाके जोड़ों में इंजेक्शन लगवाएं। मैं तो रोकता हूं उनके ऊपर। मैं तो पेशेंट्स को जब मेरे पास आए तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि भैया या तो तुमने अपने जो पहला ट्रीटमेंट हुआ है या तो उसको फॉलो कर लो या मेरी एडवाइस को फॉलो कर लो। मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशनल नॉलेज की बेसिस पे कह रहा हूँ जो मुझे मेरे प्रोफेशन ने दिया है। मैंने पहले कहा कि वो मुझे कोई वो उसमें वो वही नाजिल नहीं होती। ये वो प्रोफेशन है जो सबके लिए एक है, जिसके प्रिंसिपल सेम है, असेसमेंट सेम है, डायग्नोसिस सेम है, स्पेशल टेस्ट सेम है, टेक्निक सेम है।
तो आप उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं आपको मैनेज कर लूंगा। आप उसको टाइम दे सकते हैं कि आप इतनी देर में आपकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, और नॉर्मली बेहतर हो जाती है। अबाउट 90% पेशेंट जो हैं वो उसके साथ इम्प्रूव हो जाते हैं। अब आपको कुछ कमेंट्स में देख रहा था, हेल्थ केयर कमीशन वालों के पास मैं गया या गई और उन्होंने कहा कि एमबीबीएस वालों के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा फर्स्ट लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत क्या है? आप अपना क्लिनिक खोलें, आप उसके ऊपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक लिखें। आप ये रिफ्लेक्ट ना करें कि डॉक्टर एहसान लिख दिया और नीचे पेन स्पेशलिस्ट, तो वो एक रिफ्लेक्ट हो सकता है कि हो सकता है ये एनेस्थेटिस्ट है जहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप लिखें कि फिजियोथेरेपिस्ट, वो हम लोग पढ़ते थे प्राउड टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो बी प्राउड टू कॉल योर सेल्फ एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। हमारी जो जनरेशन के साथ प्रॉब्लम आई ना डीपीटी के साथ, डीपीटी के में बड़े फायदे थे इस करिकुलम के। इसके अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आया कि हमें पता चले दुनिया में क्या चल रहा है। इसके अंदर जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी आई कि हमें पता चले कि रिसर्च कैसे लेके चलनी है। इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है डीपीटी करिकुलम का वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि आपने पेशेंट की सिस्टेमिक कंडीशंस को कैसे रूल आउट करना है। एक्यूट पेन की डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, उसको कैसे रूल आउट करना है। ये सारे बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स थे। बट जो प्रॉब्लम आई वो डॉक्टर और फिजियोथेरेपी के टाइटल के साथ आ गई कि हम लोग ना एंड में फिजियोथेरेपिस्ट बने ना हम डॉक्टर बने। बट हमने एक एज्यूम कर लिया कि जैसे ही हम क्लिनिक शुरू करें वहां पे हम जाके टेबल पे बैठ जाएं और प्रेस्क्रिप्शंस लिखना शुरू कर दें। बेटा ये हमारी फील्ड नहीं है। मेरे क्लिनिक में मैं आज तक टेबल नहीं रखी, क्योंकि मेरा मुझे पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम है पेशेंट को असेस करना, खड़े होना, देखना, उसके साथ एक्सरसाइजेस करना, उसके साथ मैट्स पे बैठ के काम करना। तो मुझे तो भी शौक अच्छा लगता कि मैं भी टेबल लेके बैठ जाऊं और उसके ऊपर पेशेंट्स का इंटरव्यू शुरू कर दूं। हमें प्रॉब्लम तभी आती है हमारी जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और जो हम में वीकनेसेस हैं वो सब लोग हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। आज तक कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये तो नहीं बताते हैं कि अगर पेशेंट एक्यूट में कंडीशन में आया है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है, या हमारी कौन कौन सी डोमेन्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। मैं जब काम करता था आईसीयू के अंदर चेस्ट फिजियोथेरेपी, मैं उसको कहता हूँ लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं। बिकॉज पेशेंट जो है वो एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन के साथ है, उसकी सेक्रीशंस हैं, आपने प्रॉपर पोस्टल ड्रेनेज कर दी है और उसकी सक्शनिंग प्रॉपर कर दी है, तो वो लाइफ सेविंग टेक्निक्स भी आपकी ही फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो हमेशा मुझे अच्छा लगता था किसी ऐसे पेशेंट को इम्प्रूव किया जाए जिसकी चेस्ट स्पैज़म और बाकी कंडीशंस जो थी उसको आप रिलीव करते हैं और इमीडिएटली पेशेंट की सैचुरेशन बढ़ती है। 60 या 70 पे जो सैचुरेशन चल रही हो वो जब 90 पे जाती है तो सर्जन भी खुश होगा, उसका डॉक्टर भी खुश होगा और पेशेंट भी बेहतर होगा। तो हमने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं कर सके कि हमारी फील्ड की स्ट्रेंथ्स क्या है। अभी तक हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल में रह गए, मैनुअल थेरेपी में रह गए और चेस्ट को इग्नोर कर दिया। वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आ गए, उन्होंने हमारी जगह ले ली। हालांकि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी है, मैं उसको कहता हूँ वो इंटरवेंशनल फिजियोथेरेपी और वो लाइफ सेविंग फिजियोथेरेपी है। तो अब कोविड के बाद भी आप देखें जो पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं उसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी का रोल हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा। हम सिर्फ रह गए मैनुअल थेरेपी के अंदर। कुछ बच्चे थे जिन्होंने पीडियाट्रिक्स को सिलेक्ट किया और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। वुमेन हेल्थ जो है वो इग्नोर हो गया उसके अंदर। जेरियाट्रिक्स टू सम एक्सटेंट मस्कुलोस्केलेटल में आ गए। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा करिकुलम था जिसको टू सम एक्सटेंट हमने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली कि सिर्फ डॉक्टर का टाइटल इंपॉर्टेंट है। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, डॉक्टर का टाइटल बाद में। और मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर कहें, लेकिन जब भी मरीज आपका आएगा सबसे पहले कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है। तो डॉक्टर बाय डिफॉल्ट जब आपके एक्शंस होते हैं, जब आप पेशेंट के साथ बेहतर काम करते हैं, वो खुद से ही आपको डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग। जर्मनी में लॉ 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 के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी डॉक्टर कहा जाता है, बिकॉज वो जो है स्पेशलिस्ट हैं लॉ के।
तो डॉक्टर यहाँ पे एक हमने उसको एक हवा बना लिया कि पता नहीं डॉक्टर का टाइटल होगा और लोग मुझे जबरदस्ती डॉक्टर कहेंगे तो तभी मैं ग्रो करूंगा। मैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने अभी भी इसलिए नाम नहीं लिखा अपने नाम के साथ डॉक्टर अभी इसमें भी यूज करते हुए कि मुझे जरूरत नहीं है। हर वो जो पेशेंट आएगा वो बाय डिफॉल्ट ही आपको डॉक्टर कहेगा। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ इस टाइटल के पीछे भागते रहें। उन उन फिजिशियंस के साथ जिनका मेंटालिटी कहीं स्टक हो गई कि हम लोग उनकी डोमेन्स को सुपरसीड ना कर दें, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी फील्ड को रिस्पेक्ट करते हुए, उसमें अपनी फिजियोथेरेपी टाइटल को रिस्पेक्ट करते हुए आगे ग्रो कर सकते हैं। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें डॉक्टर लिखने की या किसी पे रोक झाड़ने की या उसको नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आपने जो खुद बात की, जो रिस्पेक्ट की, प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देने की, अपने आप को रिस्पेक्ट देने की या प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए हमें आजकल की कम्युनिटी में, जहाँ पर लोग ये तस्लीम नहीं करते कि आप डॉक्टर हैं या हमें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, और हम वो काला धब्बा मिटाने के पीछे अभी तक हैं। जो आपने बात की कि जब आप लोग मार्केट में आए थे या प्रोफेशनल लाइफ में आए थे, तो लोगों को नहीं पता था कि आपका काम क्या है फिजियोथेरेपिस्ट का, या उनकी डोमेन क्या है। तो उनको ये क्लियर करने के लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है, या इसमें कोई बुराई है? देखिए, आप क्लियर जरूर करें। जब आपकी डिग्री ने आपको टाइटल दे दिया, अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना कि जो जो मैंने तो एक्चुअली फील्ड की डेवलपमेंट देखी है। कम से कम पंजाब सेक्टर में आप कह लें कि इस फील्ड को जीरो से लेके इसको आज इस स्टेज पे पहुंचे, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा है। तो मैं आपको वही बताऊं कि हमारी मेयो हॉस्पिटल की ग्रेजुएशन थी, और हम भी इसी तरह, जिस तरह आज के बच्चे बड़े जोश में होते हैं कि स्टेथोस्कोप ले लिया, मैंने भी फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप ले लिया था सबसे पहले, और महंगे वाला लिया था तब भी जाके, कि मुझे अच्छे वाला जापानीज स्टेथोस्कोप दो। तो उसको लगा के जनाब सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 3 साल की तब डिग्री होती थी, तो चेस्ट मेडिसिन वार्ड में चले गए। और वहां पे जो प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ 3-4 हम स्टूडेंट्स थे जो चेस्ट मेडिसिन में चले गए कि हमने चेस्ट फिजियोथेरेपी पढ़ी है तो उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं पेशेंट्स पे। और प्रोफेसर ने किक आउट कर दिया हमें कि कोई भी मेडिसिन के अलावा कोई भी जो स्टूडेंट है वो स्टेथोस्कोप यूज नहीं कर सकता, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इस वार्ड में एंटर नहीं होंगे, या ना फिजियोथेरेपिस्ट और ना उसके स्टूडेंट्स। बट अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफेसर आए वो हमें आके चेस्ट फिजियोथेरेपी और चेस्ट मेडिसिन पढ़ाते थे, और उन्होंने इनकरेज किया कि बेटा आप लोग फारिग होने के बाद शाम में आके प्रैक्टिस किया करें, सो दैट आप लोग समझें कि आपकी जो फील्ड है। तो अच्छे बुरे लोग हमेशा होंगे, आप सिर्फ बुरों को एक जो है वो कोट ना करें। आपकी फैसिलिटेशन के लिए बहुत से लोग होंगे जो हमेशा इस फील्ड की स्ट्रेंथ्स को भी समझेंगे और उसमें प्रोफेशनली आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। एक चीज है, टाइटल आपकी डिग्री ने दे दिया, अब आप इसको आपसे कोई ले नहीं सकता। एचईसी ने कोशिश की थी 2016 में करिकुलम रिव्यू के वक्त कि ये टाइटल रिवर्ट करके इसको दोबारा से बीएससी ऑनर्स इन फिजियोथेरेपी कर दिया जाए, 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। तो उस वक्त भी बेटा आप लोग नहीं थे, आपके सीनियर्स ही थे जिन्होंने स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया। उन सब ने ईमेल्स की कि जो करिकुलम, जो टाइटल डिग्री ने हमने सिलेक्ट कर दिया हम उसको चेंज नहीं करने देंगे, और ना ही हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ करिकुलम रिव्यू कमेटी की, जो 2016 में हुई थी। वहां पे ये पीएमडीसी और यूएचएस के प्रेशर में पूरी कोशिश थी कि इस टाइटल को रिवर्ट कर दिया जाए, बट ये आपके सीनियर्स ही थे पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया और उसको रोका। हम लोगों ने सब ने ईमेल्स की कि हमारा जो टाइटल है उसको हम इसी तरह से रखेंगे और इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आने देंगे। एक चीज। दूसरा, आप मैंने जिस तरह पहले बताया कि लोगों में तो अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपी की, जो अवेयरनेस क्रिएट की किन लोगों ने की? सीनियर्स ने की। सीनियर्स ने इस तरह की, आज को बच्चों को देखता हूं कि जी फ्री इंटर्नशिप्स नहीं करनी है, किसी पेशेंट को नहीं देखना है। इन्हीं सीनियर्स ने 6-6 महीने फ्री काम किया हुआ है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ, बिकॉज उस वक्त आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी।
मैंने खुद पर्सनली 6 महीने शुरू में फ्री काम किया था हॉस्पिटल में, और उनके रेफरेंस के पेशेंट्स को फ्री देखा करते थे। उस मेरे अलावा बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जो कई कई महीने डॉक्टर्स के साथ फ्री करते रहे काम, जहां तक कि उन्होंने अपनी एक जगह नहीं बना ली, जब तक कि पेशेंट ने फीडबैक नहीं दिया कि हमें इस फिजियोथेरेपी से फायदा हो रहा है। उस वक्त टेक्नीशियंस का रूल था, एक हॉस्पिटल में टेक्नीशियंस की रिस्पेक्ट ज्यादा थी, फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पेक्ट कम थी। उसके अंदर आपकी मेहनत, आपका काम, वो आपको फिर इवेंचुअली महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद जब उसकी पेशेंट्स को फायदा होगा, वो उन डॉक्टर्स को बताएंगे, तो तब आप रिकॉग्नाइज होना शुरू होते हैं कि फिजियोथेरेपी भी कोई फील्ड है जिससे मरीज बेहतर भी हो सकता है। तो जब आप अपनी प्रो ग्रोथ देंगे, पेशेंट में बेहतरी आएगी, तब ही डॉक्टर्स को भी पता चलता है कि ये फील्ड जो है वो वाकई एक प्रोडक्टिव फील्ड है। उसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊं। पहले डॉक्टर लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन, रेफर्ड फॉर फिजियोथेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मी प्लस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। अब आप पेशेंट को असेस करें, आप देखें पेशेंट जो है वो एक्यूट कंडीशन में है, डायथर्मी का फायदा नहीं है, तो दो चीजें हो सकती हैं। आप जाएं उस डॉक्टर के पास, ये आपने बिल्कुल गलत किया है, मैं आज की टोन में बात करता हूँ, ये बिल्कुल गलत किया है, ये पेशेंट के साथ ज्यादती है, पेशेंट को डायथर्मी नहीं लगनी चाहिए, कोल्ड कंप्रेशन होना चाहिए। तो क्या होगा, उसने कहना गेट आउट, आप निकल जाओ मेरे कमरे से, जो मैंने कहा है वो ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप जाएं उनके पास, सर आपने ये शॉर्ट वेव डायथर्मी लिखी है, ठीक है, इसको किया जा सकता है, बट इस पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है, अगर आप कहें तो इसको कोल्ड कंप्रेशन करते हैं, उसका ज्यादा फायदा होगा। आपको फिर जवाब मिलेगा, बेटा ठीक है इस तरह कर लो, जो चाहते हो वो कर लो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि उससे अगले दिन उस डॉक्टर ने सिर्फ लिखना शुरू कर दिया रेफर्ड फॉर फिजियोथेरेपी, उसने नीचे से मैनेजमेंट हटा दी। तो ये फर्क आता है, ये फर्क कहाँ से आता है, आपके नॉलेज से आता है। जब आप फॉलो करते हैं ऑर्डर्स को, तो आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, बट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना। मैं आपको कहता हूं कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। तरीका चेंज करें, आप अपनी बात कहना चाहते हैं कहें, लेकिन पॉजिटिवली भी कही जा सकती है। उसकी एग्जांपल मैंने दे दी आपको कि सर अगर आप ये कहें तो इसको इस तरह से किया जा सकता है, वो हमेशा उसका नेक्स्ट आंसर होगा, अच्छा ठीक है जिस तरह तुम समझते हो वैसे कर लो। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो सिर्फ लिखेगा रेफर्ड फॉर फिजियोथेरेपी या रेफर टू मिस्टर डॉक्टर अब्दुल मनान, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा उसके अंदर। बिकॉज उसको अब पता चल गया कि ये फील्ड जो है या ये जो बंदा है ये प्रोफेशनली साउंड है और इस चीज को समझता है। और जब पेशेंट फीडबैक देगा उस डॉक्टर्स को, तो इस तरह से ये प्रोफेशन ग्रो करता है। अगर आप कहें कि रातों रात सिर्फ आपके क्लिनिक खोलने से या किसी हॉस्पिटल में बैठने से ये प्रोफेशनल ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपकी एफर्ट, बैकग्राउंड नॉलेज और जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है। फीडबैक कैसे देना है, अब थोड़ा सा मैं टिप्स की तरफ आ जाऊं कि किस तरह से हमने अपने आप को बेहतर करना है। उसके अंदर पहला स्टेप जो है वो हमेशा, जब मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट, पहला स्टेप हमेशा है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करेगी। प्रेजेंटेशन आपका इंटेलिजेंस जो है वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। आप जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को दे रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी रिफ्लेक्ट करेगी, और एक एक जनरल रिकमेंडेशन पेशेंट के माइंड में बनाएगी कि वाकई जो डॉक्टर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, या जो फिजियोथेरेपिस्ट कह रहा है वो ये ठीक कह रहा है। एग्जाम्पल एक दे सकता हूँ, एक पेशेंट है जो अक्यूट लो बैक पेन के साथ है, रेडिकुलोपैथी है। अगर आपने उसको पहले ट्रीट किया हुआ है तो आप उसको गाइडलाइंस दे देते हैं, अच्छा हमने इस तरह से चलना है, और होपफुली अगर वो सिर्फ मैकेनिकल है तो मैं उसी दिन उसको कहूंगा कि होपफुली कल तक इंशाल्लाह आप 50% बेहतर होंगे। तो ये आपका जो प्रेजेंटेशन है और जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा पेशेंट को अश्योर करवाती है कि वाकई जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, इट मीन्स कि पहले उन्होंने काम किया हुआ है, और वो फिर एक पेशेंट के माइंड में एक रिकमेंडेशन हो जाती है कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। इसी को अगर आप पेशेंट को कहें अच्छा मैं ये टेक्निक अप्लाई करके देखता हूँ
फिर देखते हैं, आप दुआ करें अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, तो क्या होगा, वो पेशेंट जो है हमेशा कंफ्यूजन में जाएगा। तो एक तो जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और आते ही उसका प्रिस्क्रिप्शन ना पकड़ लें, जो एक सेकंड ड्रॉबैक है हमारी कम्युनिटी में। जैसे ही पेशेंट आते हैं हम उसका प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन साइड पे रख देता हूँ, आप मुझे पहले अपनी हिस्ट्री बताएं। हिस्ट्री के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। तो पहला चीज़ है प्रेजेंटेशन, सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन। जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो तब आप पेशेंट को बेहतर जो है वो असेस कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन पहले, उससे आपका एक इम्प्रेशन बन गया, आपने एक जनरल, और प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली आपकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कोई ऐसा डॉक्टर देखा है, मशहूर फिजिशियन की बात कर रहा हूँ, जो स्लीपर्स में जो है वो, या समर सैंडल में आ गया वो प्रैक्टिस करने के लिए? आप जनरली, हम लोग सारे देखते हैं ना, इवन जो अच्छे फिजिशियंस है घर के पास में भी, हमेशा जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं डॉक्टर का टाइटल नहीं यूज करता हूँ, अच्छे प्रैक्टिशनर्स क्या हैं, हमेशा वेल ग्रूम्ड है। आप जाते हैं उनको, उनकी पर्सनालिटी हमेशा फ्रेंडली होगी, वो हमेशा अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, और एक जाके देख के ही आपको एक इम्प्रेशन आता है कि ये एक रिस्पेक्टफुल प्रैक्टिशनर है, हमेशा उसके साथ। अब अगर उसने हेडफोन जो है वो कान में लगाए हुए हैं और साथ में घूम रहा है और पूछ रहा है कि जी आप, अच्छा आपने किस तरह करना है, तो ये नहीं होता। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी जो अपेयरेंस है वो एक आपका इम्प्रेशन बनाएगी, और उससे मेरी अपेयरेंस अच्छी है ना, तो मैं कॉन्फिडेंट भी होऊंगा, मेरा सेल्फ एस्टीम भी बूस्टेड होगा, और मैं पेशेंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकूंगा। तो इसमें रिसर्च भी ये कहती है कि 20% चांसेस जो है वो सक्सेस के, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं। 20% चांसेस ये भी होते हैं कि आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे, और सैलरी भी अच्छी होगी अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो पहला स्टेप हमेशा प्रेजेंटेशन है। उसके लिए क्या करना है आपने, कि एक्स्ट्रा 15 मिनट लगा लें रोजाना के, कि अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कैसे करनी है। हर रोज प्रैक्टिस करें, देखें अपने आप को, शीशे में जरूर देखें, मोबाइल फोन में देखें कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, और फिर मजीद उसको बेहतर करें, अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करें। उससे ये होगा कि आपका एक अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट होती है। उसमें कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, फिर आपकी कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन को बेटा, अब्दुल मनान आप बताओ कि कम्युनिकेशन क्या होती है? सर कम्युनिकेशन बातचीत करना, या जी, किसी भी पॉइंट पे डिस्कशन करना, किसी की बात सुनना समझना। और बेस बेटा, जो क्वालिटी पब्लिक परफॉर्मेंस है ना, वो कम्युनिकेशन है। तो इसमें डिस्कशन या जब भी आपकी कम्युनिकेशन, जी आपकी परफॉर्मेंस है। पहली चीज थी प्रेजेंटेशन, आपने ड्रेसिंग अच्छी कर दी। मैं पढ़ रहा था किसी हजरत शेख सादी या कोई, उनके पास एक बंदा आया तो वो बड़ा वेल ड्रेस था, वो आके खामोशी से उनके पास बैठ गया। तो आपने कहा कि हजूर आप कुछ बोलिए ताकि मैं आपकी शख्सियत का अंदाजा करूं। तो मकसद क्या है, कि सिर्फ ड्रेसिंग नहीं, ड्रेसिंग अपनी जगह पे थी, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, आपकी कम्युनिकेशन आ गई। कम्युनिकेशन क्या है, आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बनना है वो थ्रू कम्युनिकेशन बनना है। उससे क्या होगा, जो डिफरेंसेस हैं आप दूर कर सकते हैं, जो पेशेंट के माइंड में है उसको आप क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को, और पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जब आपने प्रेजेंटेशन बेहतर कर दी, नेक्स्ट स्टेप इज आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पेशेंट से क्या क्वेश्चंस करने हैं, किस मौके पे उसको बोलने देना है, किस मौके पे खुद बोलना है। अगर कोई पेशेंट एक्यूट कंडीशन के साथ आ रहा है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी, किस वजह से बढ़ती है, किस वजह से कम होती है,
इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होता है ना, उसके माइंड में एक डायग्नोसिस भी बनना शुरू हो जाता है पेशेंट का फीडबैक लेके। वो फ्रेश बच्चों में नहीं बनेगा। जैसे जैसे आप उसी उसी कंडीशन के 10 पेशेंट 15 पेशेंट देख लेंगे, तो क्या होगा कि आपके माइंड में भी एक डेटाबेस चल रहा होता है। आप क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और फिर आपका अगला सवाल हमेशा ये होगा, अच्छा जब आप उठते जब चेंज करते हैं अपना पोस्चर तो तभी ये दर्द ज्यादा होती होगी। तो पेशेंट हमेशा कहेगा अच्छा हाँ जी उस वक्त ज्यादा होती है। फिर आपको पता होगा कि कुछ कॉमन ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमेशा पेशेंट को पेन ज़्यादा है। जब उन ट्रिगर पॉइंट्स पे पेन ज़्यादा है और आप सिर्फ उन्हीं को टच करते हैं, तो फिर पेशेंट को या उनसे पूछते हैं कि अच्छा इन इन पॉइंट्स के ऊपर पेन है, तो वो हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जी जी इन्हीं जगहों पे पेन है। तो अब जो है ना, हम प्रेजेंटेशन, वहां से कम्युनिकेशन, वहां से नॉलेज पे जा रहे हैं। नॉलेज क्या है? जो आपकी प्रैक्टिस के साथ, नॉलेज दो तरह का होगा, एक वो जो बुक का नॉलेज था, और दूसरा वो नॉलेज जो आपने थ्रू प्रैक्टिस गेन कर रहे हैं। इसको हम डेटाबेस भी कह देते हैं कि आपने 10 पेशेंट बैक पेन के देख लिए, 10 नी पेन के देख लिए, 10 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के देख लिए। तो आपको पता चल जाता है कि जनरल पेशेंट का बिहेवियर कैसे होता है इन कंडीशंस में। तो इसको हम डेटाबेस कह देते हैं। और आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, आप रेलेवेंट क्वेश्चनिंग करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट सेटिस्फाइड होगा आपके साथ। तो सिर्फ बोलना नहीं है, पेशेंट की बात भी सुननी है, पेशेंट की फीलिंग्स को भी समझना है। मैंने एक पिक्चर देखी थी कि जो डॉक्टर है वो दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है, दरमियान में एक उन्होंने होल बनाया हुआ है, और उस होल में से डॉक्टर साहब जो है वो लीन फॉरवर्ड होके अपना कान जो है वो पेशेंट के माउथ के पास किया हुआ है और उसको सुन रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं करना कि अपनी सिर्फ प्रैक्टिस बता दी कि भाई आपने जो है वो ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पेशेंट की बात सुन लें, आप उसको सुने, जो वो कहना चाहता है उसको सुने, जो वो फील करता है उसको फील करें। आप उसको वो पॉइंट्स बताएं, अच्छा इन इन जगहों पे पेन होती है। वो कैसे पता चलेंगे? जब आपने वो पेशेंट्स देखे हुए हैं। शुरू में मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे पेशेंट्स आप देखते जाएंगे, आप वैसे वैसे उसको पेशेंट के ऊपर बताना शुरू कर देंगे। तो आप कम्युनिकेशन से निकल के आप जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं, जहाँ पे आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये तीसरा स्टेप है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन। तीसरा फिर आपका जो है वो नॉलेज आ जाएगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है ना, और अगर आपका जो कम्युनिकेशन अच्छी है, और उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन में। अब 7% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर कोई समझ लें रिमेनिंग जो है वो 40% जो है वो आपकी टोन है, आपका पॉजेज हैं, आपका फोकस है किसी चीज के ऊपर। और जो रिमेनिंग 50% है वो आपका बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनली पेशेंट को असेस कर रहे हैं, तो आप हमेशा जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन डाल देंगे। और इसीलिए सारी दुनिया में अब जो अप्रोच चल रही है वो कहते हैं बायो साइको सोशल अप्रोच। फिजियोथेरेपी खत्म हो गई, वो कहते हैं बायो साइको सोशल अप्रोच। बायो पेन का कंपोनेंट 30%, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट 30%, सोशल कंपोनेंट 33% कर लें उसको। तो पेन मैनेजमेंट हमेशा बायो साइको सोशल अप्रोच पे आ गई कि पेशेंट की को समझें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, अपनी बात भी उसको समझाएं, उसकी बात भी समझें, उसको जहां जहां पेन है उसको फील करें। और फिर आप उसका पेशेंट का सोशल बिहेवियर क्या है ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ क्लिनिक पे वो बेहतर फील कर रहा है, घर जाके उसकी पेन बढ़ गई है, घर पे किस तरह बेहतर होना है, क्लिनिक पे वो बेहतर फील कर रहा है। अगर आप अक्सर देखेंगे पेशेंट कहते हैं जी मैं आपकी क्लिनिक पे होता हूँ मुझे कोई दर्द नहीं होती है, जैसे मैं दफ्तर एंटर होता हूँ तो वहां पे मुझे पेन शुरू हो जाती हैं या प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप हर एक का एनवायरनमेंट ठीक नहीं कर सकते हैं, बट आप रेमेडीज दे सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, आप एडवोकेसी कर सकते हैं पेशेंट की, कि आप किस तरह से ओवरकम करें इन चीज़ों के अंदर, स्टेइंग विद इन द प्रोफेशनल लिमिट्स। आप हर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते जो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं या सोशल लेवल पे हैं, बट आप अपनी समझ के मुताबिक उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, जब एक प्रोफेशनल इमेज आपका बन गया,
फिर कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पेशेंट के साथ डेवलप करते हैं। इसमें आज के दौर में प्रॉब्लम आती है हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कि वो पेशेंट से काम में इंटरेक्ट करते हैं और मोबाइल फोन पे इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को टेंस अप्लाई कर दिया, उसके बाद मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अपनी चैटिंग शुरू होगी, जो भी प्रोसेस चल रहा था। तो वो जो कनेक्ट का एलिमेंट था ना पेशेंट से, वो ख़त्म हो गया। ये एक मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन के साथ एक प्रॉब्लम ये आई कि हमारा जो डॉक्टर है वो उसका उसका लिंक ख़त्म हो गया पेशेंट के साथ। पेशेंट अलहदा बेचारा लेटा हुआ है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है। थेरेपिस्ट जो है वो अलहदा बैठा हुआ है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है। तो आपका एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन था वो ख़त्म हो गया पेशेंट के साथ। तो प्लीज़ इसको जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो फ्यूचर में प्रैक्टिस में आने वाले हैं, अपना मोबाइल भी ड्यूरिंग सेशन बंद रखें। पेशेंट से भी कहें कि अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दें। उससे पूछें तो उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, उसकी कुर्सी कौन सी है, उसका सोने का पोस्चर कैसा है। यू ट्राई टू कनेक्ट विद द पेशेंट, यू ट्राई टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज। उसका क्या फायदा होगा आपको, वो बंदा हर जगह जाके बताएगा जी डॉक्टर अब्दुल मनान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, सिर्फ काम की वजह से नहीं है। जो बायो साइको सोशल अप्रोच थी, साइको सोशल कंपोनेंट आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो कनेक्ट होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक पेशेंट जो एक फ्रेश ग्रेजुएट को बहुत तंग कर रहा होता है, वो जैसे ही सीनियर थेरेपिस्ट आता है वो उनसे दो चार बातें करेगा और पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा। बिकॉज वो जो बैरियर था ना दरमियान में, वो फ्रेश ग्रेजुएट उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। तो जैसे ही एक एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट थेरेपिस्ट आता है, वो फिर उस बैरियर को जो है वो क्रॉस कर लेता है और पेशेंट के साथ कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए हमेशा जो सीनियर्स हैं वो जल्दी पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और पेशेंट भी जल्दी उनके साथ सेटिस्फाइड हो जाता है। सो क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, बेटर कंट्रोल होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, वो थ्रू प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन होगी। 7% जो है वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, 38% जो है वो हमारी टोन है, पॉजेज हैं, और अबाउट 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जो स्किल डेवलपमेंट है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, और ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी हैं लोगों से शेयर करने के लिए। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जी जी इस बारे में। आई पर्सनली बिलीव कि हमारे जितने ग्रेजुएट्स हैं जो फ़ौरन अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाते हैं, स्पेशली उनके पास वो स्किल्स नहीं होते प्रोफेशनल और प्रैक्टिस करने के एक टेक्निक्स नहीं होती होते उनको, और पेशेंट खराब भी होते हैं और पेशेंट का नाम भी खराब हो रहा होता है। तो सर मैं समझता हूँ आपकी राय इसमें ज़्यादा मुतबर है कि हाउस का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ शायद नहीं पाया जाता, और जिस तरह से एमबीबीएस के बाद हाउस कंपल्सरी है, तो आप नहीं समझते कि हाउस हमारी फील्ड में कंपल्सरी कर देनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स की या 1 ईयर की हाउस जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कंपल्सरी हो, ताकि बच्चे इन सब प्रोसेस से फिल्टर होके मार्केट में आए। अभी आपने बात की कि आपके टाइम पे आप लोग फ्री में मुख्तलिफ सेटअप्स पे जाके काम करते थे। सर मैं भी इसके हक में हूँ कि अगर हमें फ्री भी काम मिले तो वो कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल जो हालात हैं वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग यहाँ पर फ्री भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं होते। पहले आपसे या तो टेस्ट कोई ले रहे होते हैं, या फिर आपसे वो 5000 चार्ज करके आपको अपने क्लिनिक पर जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि हाउस को कंपल्सरी कर देनी चाहिए या इसका कुछ और हल निकालना चाहिए? देखिए, अगर आप स्किल समझते हैं ना जी हाउस जॉब से आनी है, मैं आपको फिर, मुझे नहीं पता कि आपके इंस्टीट्यूट में या आजकल मैं अपने आपको बात करता हूँ कि जब मैंने मेयो हॉस्पिटल में टीचिंग भी करता था, समझ लें 2004-5 तक तकरीबन 10 साल मैंने वहाँ पे स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में टीचिंग की। तो वहाँ पे कंपल्सरी वार्ड्स भी होते थे, और आप फिजियोथेरेपी वार्ड भी कंपल्सरी होता था। और वो जो स्टूडेंट्स है ना, 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनमें से एक या दो काम कर रहे होते थे, बाकी सारे या तो आखिरी कमरे के अंदर बैठे होते थे या फिर वो अपना
जो है वो कैंटीन पे या वह कहीं और पाए जाते थे। तो क्या उन्होंने स्किल्स नहीं सीखी हैं? मेरा फोकस हमेशा ये, हाउस जॉब बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं उसका स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि होनी चाहिए, बट जब तक आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है ना, आप सीख नहीं सकते हैं, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। मेरा अपना आज को स्किल सीखनी है ना, आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज उस टेक्निक को पढ़ें, समझें, फिर जाके आप फौरन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं उस पे उसको देखें, और फिर अपने फैमिली मेंबर्स जो भी हैं घर में, दोस्त हैं, कोई फैमिली मेंबर है, उस पे उस टेक्निक को अप्लाई करके देखें, नॉर्मल को समझें। हमारा प्रॉब्लम है, हम नॉर्मल को समझ नहीं सकते हैं, हम एबनॉर्मल को कैसे समझेंगे? तो पहले हमेशा नॉर्मल जॉइंट प्ले क्या है उसको समझें, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन क्या है उसको समझें, एंड रेंज जो है, एंड फील है उसको समझें। जब आप नॉर्मल समझना शुरू हो जाएंगे, जहां पे अब नॉर्मेलिटी आएगी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फिजियोथेरेपी, स्पेशली जब आप मैनुअल थेरेपी की बात करते हैं, कि जिस टेक्निक से आप एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वही आपकी ट्रीटमेंट होती है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो टेस्ट आप यूज करते हैं एबनॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए, उसी मूवमेंट को रिपीट करना शुरू कर दें, वो आपकी टेक्निक बन जाती है। तो वो कब होगा? जब आप नॉर्मल को समझेंगे। नॉर्मल एक दूसरे स्टूडेंट के ऊपर सीखें, अपने टीचर्स से गाइडेंस लें, घर में जाएं, फैमिली मेंबर्स को बताएं, आसपास कोई ऐसा बंदा नजर आता है जिसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, वॉक ठीक नहीं है, उसको गाइड करना शुरू कर दें। कोई हमसाया जो है वो बेचारा फ्रैक्चर के बाद क्रचिस पे चल रहा है, उसको बता दें क्रच की हाइट क्या होनी चाहिए। कोई रोड के ऊपर है, वॉकर के साथ चल रहा है, उसके वॉकर को एडजस्ट कर दें। अगर कोई दुकानदार गलत बैठा हुआ है, उससे कह दें कि अपना पोस्चर ठीक कर दें। तो ये जो एडवोकेसी का रोल है, इसके लिए तो आपको कोई वो हाउस जॉब की जरूरत नहीं है ना। तो डेफिनेटली हाउस जॉब आपको फायदा देती है, बट एक्चुअली कितने लोग, आप लोग खुद रोटेशंस पे जाते रहे हैं, कितने लोग थे जो एक्चुअली वहां पे काम करते हैं? तो ये हमेशा जो परसेंटेज है वो कम रहेगी। आप 100 बच्चों को भी भेज देंगे, हमेशा उनमें से 5-7 होंगे जो वाकई ही काम करना चाहेंगे। एंड में क्या होगा, बाकी उसकी कॉपी ढूंढते हैं, कॉपी दे दो, मैंने कॉपी करनी है, और अपना लॉग बुक कंप्लीट की, अगले दिन जाके प्रेजेंट कर दिया। तो ये बिहेवियर हमेशा बच्चों का ऐसे ही रहा है, हम लोग भी शायद ऐसे ही करते थे, और शायद आने वाले भी इसी तरह करते रहेंगे। तो कंपलसरी हाउस जॉब, मैंडेटरी हाउस जॉब स्किल नहीं देने लगी आपको। स्किल सिर्फ उसी को आएगी जो कोशिश करेगा, जो बैकग्राउंड नॉलेज लेगा, टेक्निक को समझेगा। आपको एनाटमी आ गई, आपको सरफेस एनाटमी आ गई, आपको जॉइंट की फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स आ गई, आपको फिर आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पे जा रहे हैं ना, फिर आप जा रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स कौन सी हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स कौन सी हैं, तब आप उसके ऊपर जाएंगे, और फाइनली फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट फेज होगा प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। मैं अगर किसी को हम 4 घंटे हैंड्स ऑन क्लास भी करवा लेना, उसके बाद जब हम उनसे कहते हैं ना कि आप ग्रेड 1 की डिस्ट्रैक्शन दे, वो उंगली निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमने टेक्निक सिखा दी है उसको, बट उसको पता नहीं है, उस बच्चे बेचारे को, वो अभी भी पूरा जोर लगा देगा कि किसी तरह ये उंगली सेपरेट हो जाए तो ये ग्रेड 1 डिस्ट्रैक्शन होगी। ऐसा नहीं है। आपने जब इसको ग्रिप कर लिया जेंटली, ये ग्रेड 1 डिस्ट्रैक्शन है। आपने रिस्ट को एक्सटेंशन में ले गए, ये ग्रेड 1 डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन वो हमेशा ये होता है कि इसको पुल कर दूं, तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, आपको फीडबैक जरूरी है। इस तरह से आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, चाहे वो मैनुअल थेरेपी है, चाहे वो चेस्ट फिजियोथेरेपी है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, हमें ड्यूरिंग स्टडीज चेस्ट फिजियोथेरेपी पढ़ाई नहीं गई, और हमें उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त के जो प्रोफेसर थे वो फिजियोथेरेपिस्ट को अलाउ नहीं करते थे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के वार्ड में आए या चेस्ट मेडिसिन के वार्ड में आए। और मैंने जब अपना पहला पेशेंट देखा, वो टेक्निक्स पढ़ के चले गए, परकशन कर दी, उसको वाइब्रेशन कर दी, वो पेशेंट अनकॉन्शियस था, उसने कफ किया तो सक्शन करनी नहीं आती थी। तो फिर नर्स की मिन्नतें करनी पड़ी कि प्लीज इसकी सक्शन कर दें, और उसने पहले 4 बातें सुनाई, पता नहीं कहाँ से तुम लोग आ जाते हो जो सीख के भी नहीं आते हो। तो चौथी बात पे डिसाइड कर लिया कि आज के बाद सक्शन की जो दुनिया में टेक्निक्स हैं वो सारी सीख लेनी। तो वो सीखी। वो सीखने के बाद
एक हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, तो वो यूरोलॉजिस्ट थे। वो कहते हैं फिजियोथेरेपी कोई फील्ड नहीं है, ये तो ऐसे नर्सों का काम है जो इन्होंने बनाया हुआ है। तो उनकी वालदा थी आईसीयू में, और वो एनेस्थेटिस्ट आके सक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इज्जत अल्लाह की जात देने वाली होती है। मैं साथ खड़ा दूसरे पेशेंट को कर रहा था, मैं उससे फ्री हुआ, तो 3-4 दफा उन्होंने कोशिश की, कैथेटर जो है वो ट्रेकिया तक नहीं जा सका। तो मैंने कहा सर मुझे इजाजत दें। उन्होंने कहा तुम लोग क्या है, तुम्हें क्या पता होगा। मैंने कहा सर मुझे ट्राई करने दें। अच्छा ग्लव्स पहनो, ग्लव्स पहन लिए। फर्स्ट टाइम में जब सक्शन कैथेटर इंसर्ट किया, वो सीधा ट्रेकिया में चला गया, सेक्रीशंस निकल आई, फौरन उनकी वालदा की सेचुरेशन बेहतर हो गई। तो उसके बाद उन्होंने अगले दिन मुझे बुलाया, आज के बाद मेरा जो भी पेशेंट होगा 60 ईयर्स से ओल्ड, उसको आप पहले असेस करोगे, फिर मैं सर्जरी करूंगा। तो ये रिस्पेक्ट किसने दी है? आपकी स्किल ने दी है। स्किल वो थी कि जो डिसाइड कर लिया कि नहीं मैंने सीखना ही है इसको। तो इस तरह से आप ग्रोथ करते हैं बेटा। ये नहीं होता कभी भी आपको सोते में स्किल नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप गलतियां करेंगे, करो गलतियां, मुझे कोई उस पर वो नहीं है। अभी तक मुझसे गलतियां होती हैं, अभी तक मेरे पेशेंट 100 में से 2 पेशेंट अभी तक उनकी कंडीशन एग्रेवेट हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसको फौरन अगले स्टेप पे रेमेडाइज करें। गलतियां होंगी, करें गलतियां, बट पढ़ के करें, ब्लंडर्स ना करें। गलती में और ब्लंडर्स में फर्क है। एक पेशेंट जो फ्रैक्चर हील कर रहा है उसको मोबिलाइज नहीं कर सकते। एक पेशेंट जिसका टेंडन रिपेयर हुआ है उसको 8 हफ्ते मोबिलाइज नहीं कर सकते। ये मुझे बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, वरना ये होगा छठे हफ्ते में टेंडन रिपेयर हुआ है, वो सबसे ज्यादा फ्लेल होता है, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, वो फिंगर सीधी कर देगा, साथ में टेंडन टूट जाएगा। गलती, इसको ब्लंडर कहते हैं, ये गलती नहीं है। ये गलती इस ब्लंडर इसलिए हुआ कि उसने पढ़ा नहीं है कि जब टेंडन रिपेयर हुआ है तो 6 हफ्ते बाद वो वीकेस्ट स्टेट में होता है। तो ये ब्लंडर्स हैं। बाकी गलतियां आप पढ़ें, पढ़ने के बाद साइंस, सिम्टम्स, उसमें से कंट्रा इंडिकेशन को निकाल दें, वो आपका ट्रीटमेंट बन जाता है। ये मैं अब आपको असूल बताता हूँ ना। आप साइंस एंड सिम्टम्स हैं पेशेंट की जो भी हैं, कंट्रा इंडिकेशन निकाल दें उसको। मूवमेंट की कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, हीट की कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, आप एक सिंपल सा जो है वो ट्रीटमेंट बना लेते हैं। तो उस ट्रीटमेंट को आप अप्लाई कर देते हैं उस पेशेंट के ऊपर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक्यूट कंडीशन है तो कोल्ड थेरेपी पे जाना है, अगर सब एक्यूट या क्रॉनिक है तो हीट थेरेपी को यूज कर लें। ये तो सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो आप पहले दिन से आप सीख रहे होते हैं। इसके अंदर आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप एडवांस कोर्सेज ही करेंगे तो तभी आप कर सकते हैं। हमारा पहला रोल हमेशा पेन मैनेजमेंट है। अब एक और चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, पेशेंट आपके पास आया पेन मैनेजमेंट के लिए, हम में से जो आधे थेरेपिस्ट हैं उसको पहले दिन ही नेक पेन है आइसोमेट्रिक पे लगा दें, जोर लगा लगा के बेचारा जो है वो रह जाएगा। पेशेंट आया आपके पास पेन मैनेजमेंट के लिए, उसने ये नहीं कहा कि मेरी गर्दन वीक है, लेकिन हमें हमारे टीचर्स ने सिखा दिया या हमारे सीनियर्स ने सिखा दिया कि हर वो पेशेंट जो हमारे पास आएगा उसको नेक पेन के साथ आएगा, उसको आइसोमेट्रिक जरूर करवानी है। ये ब्लंडर है। यहाँ पे अब हमें सीखना है, पेशेंट आया है पेन मैनेजमेंट के लिए तो उसकी पेन मैनेज करें। अगर पेशेंट स्ट्रोक का है, मसल स्ट्रेंथनिंग चाहिए तो मसल स्ट्रेंथनिंग करवाएं। तो हमेशा ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें कोई ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जिसके साथ प्रेजेंट किया है उसको मैनेज करें। एक्यूट है सिर्फ पेन मैनेजमेंट रखें, सब एक्यूट है पेन मैनेजमेंट प्लस कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करवा दें, क्रॉनिक है तो उसको स्ट्रेंथनिंग प्लस स्ट्रेचिंग प्लस मोबिलिटी करवा दें। तो इस तरह से आप उस पेशेंट को लेके चलते हैं, प्लस फंक्शनल एक्सरसाइजेस करवा दें, उसको कोई वॉक शुरू करवा दें, उसको कोई साइकिलिंग शुरू करवा दें स्टेशनरी, सो दैट जो क्रॉनिक के अंदर येलो फ्लैग्स होते हैं उनको भी आप कवर करना शुरू कर दें। सो मैं उसको अब समराइज करूंगा। नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज एनाटॉमी से शुरू होता है। हर टेंडन, हर नर्व जो वहां से गुजरी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। नहीं है तो उसको बार बार पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। अगर नहीं पढ़ी तो आज भी पढ़ें। अगर आपको तब भी मिसकंसेप्शन है, जो बंदा वो काम करता है उससे पूछें। मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉल करता हूँ,
मैं इरफान है होराइजन में, उनको कॉल करता हूँ, भाई ये ACL रिकंस्ट्रक्शन का पेशेंट है, इसको मैंने इस कंडीशन में कैसे मैनेजमेंट करना है, तो वो मुझे गाइड करता है, बिकॉज वो उसकी स्पेशलिटी है। मैं कोई पीडियाट्रिक की कंडीशन हो तो मैं उस बच्ची को फोन करता हूँ, बेटा इसको कैसे मैनेज करते हो। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, बिकॉज मैं रूटीन में काम कर रहा हूँ, स्पाइन में मैं काम कर रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल में। जो कंडीशन जिसकी है उससे पूछें, और इतना हौसला रखें कि पेशेंट उसके पास भेज दे, आपके पास अल्लाह ताला और भेज देगा। जब आप पेशेंट की बेहतरी के लिए सोचते हैं ना, जो प्रोफेशनल होता है उसकी हमेशा उसका पहला प्रिंसिपल होता है, प्रोफेशनल हमेशा दूसरे की बेहतरी सोचता है, अपने क्लाइंट की बेहतरी सोचता है। जब आप अपने क्लाइंट की बेहतरी सोचेंगे तो आपको अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा भी देता है, और पेशेंट्स भी बहुत आते हैं। आप ये सोच के कि जी मैं ये पेशेंट अपना उसको भेज दूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके पास और पेशेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप चलें, नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज अपना एक्वायर करें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, नॉलेज की शेयरिंग करें। मुझे हमेशा याद नहीं रहता जो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जब उसको दूसरों को सिखाता हूँ तो मुझे याद रहता है। तो मैंने एक जिंदगी का असूल बना दिया, 95 में ग्रेजुएशन की, 95 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया, नॉलेज को डिस्कस करना शुरू कर दिया, नॉलेज को शेयर करना शुरू कर दिया, सो दैट मुझे याद रह सके। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के या 1 ईयर एडिशनल मैंने किया, तो मैं इस्लामाबाद में था किसी ज़रूरी काम की वजह से, मैं वहाँ से कॉल कर लेते थे, ग्रुप कॉल, कि यार इसको आपस में डिस्कस करते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट है। तो तब आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो पहले बैकग्राउंड नॉलेज है, फिर आपका स्पेशल टेस्ट हैं, स्किल्ड नॉलेज है, फिर आपकी टेक्निक्स हैं, हैंड प्लेसमेंट कैसे है, स्ट्रेचिंग क्या होगी, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, फिर प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिस है, फिर प्रैक्टिस है। फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, कहाँ पे मैंने रुकना है, कहाँ पे मैंने आगे चलना है। फाइनली ये होता है कि आप जो है वो एक इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट्स बना दें, उसके अंदर प्रायोरिटाइज कर दें। सबसे ज्यादा क्या है, पेन है। उसके बाद क्या है, नेक की मूवमेंट नहीं होती जी। उसके बाद क्या है, जो है वो कंधों में खिंचाव फील होता है। प्रायोरिटाइज कर, सबसे पहले पेशेंट से पूछ लें, भाई सबसे पहली चीज जो आपकी बेहतर हो जाए कौन सी होगी। तो वो कहेगा अच्छा ये पेन खत्म हो जाए जो है, तो मैं बेहतर फील करूंगा। अब पेशेंट जो है वो लालची होता है, वो आप अगले दिन आएंगे ना, कहेगा जी कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही है दर्द। अच्छा कोई दर्द में फर्क पड़ा, हाँ जी दर्द तो बेहतर है, लेकिन जो रेंज है ना वो वैसे ही है। तो भैया अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब पेन बेहतर हुई है तो रेंज भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो पेशेंट की प्रेफरेंस पूछें, आप इम्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, उनको लिस्ट में बना दें सबसे ज्यादा कौन सी है, और इसमें अपना शार्प रहें, सबसे ऊपर वो लिखें जो जल्दी ठीक हो जाने वाली है। आप ये लिखे ना जी, शोल्डर स्टिफ फ्रोजन शोल्डर है, और जो मैं रेंज जो है ना पहले हफ्ते में 120 डिग्री ले जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। क्या होने वाला है कि यार मैं पेन को जो है वो खत्म मैनेज कर लूंगा, 10 में से 2 रह जाएगी, तो सबसे ऊपर वो लिखें। अब यहाँ पे आपकी विजिलेंस इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, कि आप जब गोल्स बनाते हैं पेशेंट के, तो वो गोल्स रखें जो अचीवेबल हैं। गोल सेटिंग में हमेशा यही कहते हैं ना, वो स्मार्ट प्रिंसिपल होता है, स्पेसिफिक होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म जो है वो पहले आप रख लें। उसके बाद जो है वो मेजरेबल होने चाहिए, मॉडिफाइबल भी होने चाहिए। ये असूल नहीं है कि इस एक्सरसाइज को इतना ही करोगे तो तभी फायदा है, उसको चेंज कर सकते हैं। अचीवेबल होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स पहले, लॉन्ग टर्म बाद में। कुछ मरीज को करके भी तो दिखाओ ना, कि वो कहे कि मैं आज बेहतर हूं, आज ही मैं आया था और आज ही बेहतर हूं। तो जब आप ऐसे करेंगे फिर आप आगे चलते हैं, फिर रियलिस्टिक गोल्स करें। एक फालज का पेशेंट है, फ्लैसिड कंडीशन में है, आप कभी भी नहीं उसको कह सकते कि 2 हफ्ते में आप चलना शुरू हो जाएंगे, रियलिस्टिक नहीं है। 2 हफ्ते बाद वो पेशेंट जो है उसका मॉरल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप उसको बताते हैं कि भैया ठीक है हम इसको शुरू करते हैं, इसकी मंथली असेसमेंट होगी और फंक्शनल असेसमेंट होगी। जितना महीने बाद आपका फंक्शन बेहतर हुआ, उस पर हम असेस करेंगे कि आपको कितना टाइम लगना है। तो बी रियलिस्टिक, टाइम बाउंड जरूर होने चाहिए, कि मुझे 1 हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन बाद पेशेंट को
ये करना चाहिए, उसको सिंपल रखें जो अचीवेबल है उसके लिए। जब मरीज छोटी छोटी अचीवमेंट्स लेता है ना, तो वो, ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो रिहैबिलिटेशन की, हमेशा छोटी छोटी चीजें लेते हैं तो वो बेहतर फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस आपके साथ बढ़ जाता है। जहाँ पे बात करता हूँ मैं मैनुअल थेरेपी की, जहाँ पे मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे थ्रस्ट देना चाहते हैं, उसके इमीडिएट इफेक्ट हैं। आपने टेक्निक अप्लाई की, आपने MWM अप्लाई किया, पेशेंट को मोबाइल किया, उसकी रेंज बढ़ी, वो कहेगा वाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने। कमाल अल्लाह की ज़ात करती है। फिर एंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी ये मजाल नहीं है कि आप किसी मरीज की 1% भी पेन कम कर सकें, शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देती है। जिस दिन आपके दिल में ये आ गया ना कि जी मैं तो इस तरह के 100 मरीज देखे हुए हैं और 100 ठीक किए हुए हैं, आप 101 हैं, मैं 2 दिन में ठीक कर दूंगा, अल्लाह ताला ऐसा फंसाता है ना, आप पूरा जोर लगा दें, आप उसको 1% भी ठीक नहीं कर सकते। तो हमेशा ये, उस जब वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप दिल में अल्लाह की तारीफ करें कि ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वसीला बनाया और इसको ठीक किया। हमेशा जब मरीज को करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो इस तरह से आप लेके चलते हैं। आपने जो गोल्स हैं वो सेट कर दिए, आपने इंटरवेंशन दे दी, इंटरवेंशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई। एट द एंड एक फाइनल चीज मैं कहूंगा जिसको कहते हैं बी रिफ्लेक्टिव, बी अ रिफ्लेक्टिव पर्सन। ये सबके लिए है। रिफ्लेक्शन क्या है? आप आज बैठें, जितने लोग इस सेशन में हैं, और आज इस सेशन के बाद ये सोचें कि मैंने इस सेशन से क्या हासिल किया है। क्या मेरी जिंदगी में इस सेशन के बाद कोई फर्क आया है? अगर आया है तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं अपना क्वालिटी बेहतर करने के लिए। ये रिफ्लेक्शन है। मैंने, मेरी आज में क्या वीकनेसेस हैं, मैं भी बैठूंगा और मैं देखूंगा कि अगली दफा मेरी वीकनेसेस क्या थी इस प्रेजेंटेशन में, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये रिफ्लेक्शन है। अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूं तो इसको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये रिफ्लेक्शन है। अगर एक स्टूडेंट है तो वो आज की क्लास के बाद, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आज के दिन में उसने क्या सीखा है और उसको मजीद कैसे बेहतर कर सकता है, ये रिफ्लेक्शन है। तो जिसमें रिफ्लेक्शन आ जाए ना, तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चा ग्रो करता जाएगा और पेशेंट आते जाएंगे। कभी आप हाल रोड पे जाएं ना, 1,000 दुकानें हैं, सब जो है मोबाइल फोन की एसेसरीज बेच रहे हैं। तो क्या उन 1,000 को अल्लाह ताला रिज्क नहीं देता? वहां पे 1,000 थेरेपिस्ट बैठे होंगे, तो क्या उनको अल्लाह ताला रिज्क नहीं देगा? मैं कहता हूं उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अच्छा जी, ये 1,000 दुकानों में ये जो 10 दुकानें हैं ना, इन पे बड़ा अच्छा काम होता है। तो जितनी सैचुरेशन क्लिनिक्स की होगी, वहां पे क्वालिटी काम करने वाले हमेशा ऊपर आएंगे, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होगी। तो जब उस हाल रोड के ऊपर 10 प्लाजे और बन गए, उन 10 प्लाजों में 1,000 बंदा और आके बैठ गया, उन सबको अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, कोई बंदा भूखा नहीं जाता। तो इस चीज को छोड़ दें कि अगर मैं थेरेपिस्ट बन गया हूं तो मेरे पास आज के बाद दुनिया में कोई थेरेपिस्ट ना बने। ऑब्वियसली जब काउंसिल्स बनेंगी, जब यूनिवर्सिटीज पे ऑब्लिगेशंस होंगी, तो उसको वो चीज देखेगी। और अभी भी नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, वो रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है, उसमें नंबर्स शायद 100 से भी कम हैं जो एक्चुअली ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। टाइम ऑफ एडमिशन पे कितने हैं, ग्रेजुअली वो 5 सालों में बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे वक्तों में जब 40 की एक क्लास थी, उसमें से आज 4 जो है वो सक्सेसफुल हैं, बाकी 36 का पता नहीं है कि कहाँ पे हैं। तो अगर 100 की क्लास भी है ना, तो उसमें से 10 सक्सेसफुल होंगे, बाकी शायद उस फील्ड को समझ नहीं सके या उसमें उस तरह से एफर्ट नहीं कर सके। तो सारे उसके अंदर एफर्ट करें, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करें। मुझे स्लरिंग थी स्पीच में, मैं जब बोलता था इस फिजियोथेरेपी फील्ड में आने से पहले, तो मैं स्लरिंग करके बोलता था। आज को आपने नहीं नोट की, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दिया मुझे मेरी प्रैक्टिस ने, मेरी फील्ड ने, कि मैंने जब पेशेंट से कम्युनिकेट किया। अब फिर वही बात करते हैं ना जी, हमें मौके नहीं मिलते हैं। हमें मेयो हॉस्पिटल में कभी मौका नहीं दिया गया कि हम फीमेल वार्ड में भी जाएं, वहां का दरवाजा ही बंद होता था।
और मैंने जब जिंदगी में पहली फीमेल पेशेंट इंडिपेंडेंटली की, उसको अल्ट्रासाउंड करनी थी नेक पे, और मेरा हाथ जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हुए वाइब्रेट करता रहा, बिकॉज मैंने उससे पहले फीमेल पेशेंट नहीं की थी कभी। वो पेशेंट भी समझ रही होगी शायद ये कोई नई टेक्निक ईजाद होगी है जिसमें प्रोब को वाइब्रेट भी करना है। वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो हमेशा पहला फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद आप फिर ग्रो करते जाते हैं। बट जितना जल्दी आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, हमने भी ब्लंडर्स किए हुए हैं, सीखें इसको। चेस्ट फिजियो, जब मुझे पहले दिन कहा गया कि वो बाबा जी हैं उनकी चेस्ट फिजियो करनी है, सारा रात उसको पढ़ते रहे। अच्छा जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगी, एक्सपेंशन करवानी है, लंबा सांस खींचें, एक्सपेंशन करवाएं, बाजू ऊपर लेके जाएं। तो अगले दिन मैं गया, उस वक्त बाबा जी बड़े जोश में थे। अगले दिन मैं गया तो वो यूं बैठे हुए थे, तो कहते निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरे तुम्हारी वजह से मेरे जो ना कंधे खिंच गए हैं। सो देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम जहां पे आप सीखते हैं चीज़ों को, और वहां पे ब्लंडर्स भी होते हैं, बट कोशिश करें कि वो मिस्टेक्स हों, माइनर मिस्टेक्स हों, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कंट्रा इंडिकेटेड थी। अगर रूमेटाइड का पेशेंट है, एडवांस स्टेज में है, उसमें मोबिलाइजेशन नहीं होनी थी। अगर पेशेंट जो है वो एक्यूट पैथोलॉजी के साथ था, तो उसको आपने थ्रस्ट टेक्निक नहीं अप्लाई करनी थी। अगर पेशेंट को नर्व रूट इरिटेशन थी, तो उसको स्ट्रेचिंग नहीं करवानी थी। तो हमेशा समझें साइन, सिम्टम्स, कंट्रा इंडिकेशन। हर डिजीज की ये 3 चीजें याद रख लें, आप सेफ जोन में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रा इंडिकेशन, वो आप समझ जाएं तो फिर आप आगे चलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट। फाइनली इसको आप वाइंड अप करते हैं। प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, पंक्चुअलिटी। आपका टाइम है ना, कहीं पे शुरू किया क्लिनिक, 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम है। पेशेंट है या नहीं है, वहां पे बैठें, वहां पे वेट करें पेशेंट का, तो तब पेशेंट आना शुरू होगा। फ्रेंडली पर्सनालिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग स्किल्स, जो मरीज कह रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। वो हमेशा फंक्शनल नहीं होता। वह एक टर्म यूज होती है हमारे जी, फंक्शनल है, जान के कर रहा है। हमेशा पेशेंट जान के नहीं कर रहा होता, उस चीज को समझें, पेशेंट के लेवल पे सोचें। नॉलेज शेयरिंग, आपस में बैठें, अपने ग्रुप्स बनाएं। जो बंदा प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको भी बताएं, मैंने आज एक पेशेंट किया है, उसको ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये टेक्निक अप्लाई की है, अब इस तरह से बेहतर हो गया। हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन जो लाहौर में जब इन्होंने काम शुरू किया ना, ये हर थर्सडे को इनकी मीटिंग होती थी, जहाँ पे ये मिल के तो काम शेयर करते थे कि जी मैंने ये पेशेंट देखा है, मैंने ये पेशेंट देखा है। तो हम में से कितने लोग हैं जो इस नॉलेज शेयरिंग में कर रहे हैं। बट इस कोविड ने हमें एक मौका दिया कि हम नॉलेज शेयरिंग में जाएं, पेशेंट एडवोकेसी में जाएं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि क्लिनिक आज से ही शुरू हो जाए, जहां पे जो मरीज सीधा नहीं बैठा, क्लाइंट सीधा नहीं बैठा, कोई ऑफिसर सीधा नहीं बैठा, उसको सीधा बिठाएं, उसको पोस्चर की टिप्स दें, उसको सही बैठने का तरीका बताएं। आपके हर घर में 10 पेशेंट है। आप कहते हैं जी फिजियोथेरेपी में सैचुरेशन हो गई है, मैं कहता हूँ मरीजों की सैचुरेशन हो गई है। आपके बच्चे आज को जो है वो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज वो जब से पैदा हुए हैं कमोड पे बैठ रहे हैं, उनके मसल्स ही उस तरह से स्ट्रेच नहीं हुए हुए हैं। उनको हम कहते हैं जमीन पे बैठ जाए, तो वो हैरत से हमें देखते हैं, और जब वो जमीन पे बैठते हैं तो वो रोल कर जाते हैं। उनके फॉरवर्ड हेड पोस्चर आ रहे हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक नया डेवलप हो रहा है वो आ रहे हैं, स्कोलियोसिस के साथ आ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो गेमों पे बैठते हैं 4-4 घंटे। तो हमारी तो जनरेशन वो थी जो फिजिकली एक्टिव थी और दुनिया जहान की फिजिकल एक्टिविटी कर ली। तो पेशेंट सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा है, आपका रोल एज एन एडवोकेट आज को बहुत ज्यादा है। आपका पेशेंट एडवोकेसी का रोल, अगर आपका पेशेंट स्मोकर है और आपके पास नेक पेन के लिए आया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उसको बताएं कि स्मोकिंग के नुकसान क्या है। उसको बताएं, बैक पेन में साबित हो चुका है कि स्मोकिंग की वजह से बैक पेन जो है वो बढ़ती है। तो ये एडवोकेसी का रोल उसको रखें, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली बी रिफ्लेक्टिव, बी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहाना ताला कि आप इस फील्ड में आए, और इसमें आप जो है बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होनी है, क्लिनिक कैसे शुरू करना है, वो फिर किसी नेक्स्ट सेशन में हम इसको प्लान कर लेंगे। आई थिंक आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं,
और कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको जरूर किए जा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत किया, और अभी लग रहा है कि हमें आपसे मज़ीद डिस्कशन की, एक नए सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी गाइडेंस जो है इस तरह से बहुत कम हमने पहले देखा है कि किसी सीनियर ने आके इतने ओपन वे में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की, और अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया। और आजकल के दौर में हमने ये भी बहुत ज़्यादा देखा है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं कि अपनी प्रैक्टिस कैसे शुरू की जाए, या फ़ील्ड ठीक है या नहीं ठीक, उनका डिसीजन ठीक था, इसमें आने का नहीं ठीक था। तो आपने आज मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे बड़े अच्छे वे में बात की, और बड़ी मोटिवेशनल आज आपकी टॉक थी। तो आई होप कि इंशाल्लाह हम दोबारा इसी तरह का आपके साथ एक मज़ीद सेशन अरेंज करके बाकी जो चीज़ें रह गई हैं और आपका एक्सपीरियंस है वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहते हैं तो नहीं तो हम अपना सेशन एंड करते हैं। बस बेटा यही है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर फील्ड के अंदर आती हैं, और जितने सीनियर्स हैं उन्होंने भी प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं, बट उन प्रॉब्लम्स से डरे नहीं हैं। तो आप लोग भी डरे मत, और हमेशा वे आउट होता है। अगर कोई जॉब नहीं देता तो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल के क्लिनिक शुरू करें। एक दुकान ले लें, दुकान के अंदर शुरू करें, जहाँ पे 2 जो है वो आपके पास बेड्स आ जाते हैं, वहाँ पे शुरू करें। और जॉब ढूंढने की बजाय जॉब प्रोवाइड करना शुरू करें लोगों पे, और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। मेरे पास कॉल्स आती हैं, मल्टीपल कॉल्स आती हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। बच्चे कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी एहसान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, आपके पास कोई जॉब है? मैं कहता हूँ जी नहीं है, शुक्रिया। मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ उसको। मैं कई दफ़ा फिर गाइड करता हूँ कि बेटा अपना नाम बताओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, फिर उसके बाद पूछो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो एक ये चीज़ है कि अपनी उसमें अगेन कसूर हमारा ही है कि प्रेजेंटेशन उसको बता ही नहीं उस तरह से, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो उस तरह से अगर वो बच्चों को गाइड किया जाए, डेफिनेटली हमारा ही काम है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस सेशन को ज़रूर करूँगा, ताकि कम से कम कोई तो आगे आए और कोई इनको गाइड करे कि किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका। दूसरा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो कुछ आपके अंदर पोटेंशियल था, तो तभी आप जो है वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो उसमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि शायद ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और उस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है। मैं कहता हूँ लाखों फिजियोथेरेपिस्ट भी हों तो करोड़ों पेशेंट हैं आपके पास जो जिनको ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो पेशेंट जो क्लिनिक में ही आएगा वही आपका पेशेंट है। आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, 4 बच्चे इकट्ठे हुए, उनमें से एक ने जो है वो एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा कोर्स किया, और उन्होंने ये जो 180 डिग्री या 360 डिग्री के नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दी। वो पार्क्स में इकट्ठे होते हैं, वहां पे लोगों को उन्होंने 6 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाई, और अब वो ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये जरूरी नहीं है कि हर अगर क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं तो कोई ऑनलाइन चैनल शुरू कर दें, या मिलके एक ऐसा प्लान कर लें कि पेशेंट के लिए ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगे। एक मेरे स्टूडेंट है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, वो हमेशा कहता था कि सर फिजियोथेरेपी फील्ड मेरे लिए नहीं बनी है, मैं पेशेंट्स के साथ क्लिनिक में काम नहीं कर सकता। फाइनली वो ऑस्ट्रेलिया चला गया मजीद एजुकेशन के लिए। उसको इंटर्नशिप किसी क्लिनिक में नहीं मिली। उसको इंटर्नशिप जो ऑप्शन रह गई थी, वहां पे एक उस वक्त कंपेन चल रही थी कि जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है उनको डांस के जरिए, म्यूजिक के जरिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करवाई जाए। तो उसको इंटर्नशिप उस सेटअप में मिली। उसके आज को 4 स्टूडियोज हैं। वो उनको क्लिनिक नहीं कहता, स्टूडियो कहता है, जहाँ पे पेशेंट आते हैं, वो सिर्फ एक्सरसाइजेज, म्यूजिक, डांस, उसके साथ वो वर्क करते हैं। और वो और उसकी बेगम जो है वो दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और वो इफेक्टिवली 2 या 3 क्लिनिक चला रहे हैं, जिनको वो स्टूडियोज कहता है। बॉडी वेट को यूज करके गारंटी देता है वो, मनी बैक गारंटी, कि अगर आप बेहतर नहीं होंगे तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो वो आपके पास स्काई इज द लिमिट। सिर्फ गर्दन दर्द, कमर दर्द, इसको देखना ही फिजियोथेरेपी नहीं है। आप
एक्सरसाइजेस प्लान करना वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, आपका जो है ट्रेनिंग सेशंस करना वो भी इसके अंदर आता है, किसी के पास जाके ग्रुप एक्टिविटीज परफॉर्म करना वो भी इसके अंदर आता है। तो एक चीज जो है वो इसके ऊपर करें, अपनी फील्ड जो है उसको उसकी रिस्पेक्ट करें, और डेफिनेटली फिर आपको उसके अंदर जो उसके पॉजिटिव चीजें हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगी। Exactly, sir. When there is a will, there is a way. Thank you so much once again for your time. और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी कोर्स सेशन भी अरेंज करेंगे आपके साथ और मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत से स्पेस भी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा गैप भी है नए स्टूडेंट्स के लिए और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपनी अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक और लास्ट में अनाउंसमेंट ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह सर।